फिलेंशिया स्टेट में एक नॉर्मल दिन था, जहां पर रिचर्ड अपने बेटे से पूछता है कि अगर तुम एक जगह के लॉर्ड हो, राजा हो, तो तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। उसका बेटा जवाब देता है और रिचर्ड कहता है कि तुम्हारा जवाब अच्छा है, लेकिन तुम्हें कभी एक फैमिली मेंबर बनकर रहना होगा, कभी एक दोस्त बनकर और कभी कभी एक विलन बनकर भी रहना होगा, ताकि तुम अच्छे से हर किसी को रूल कर सको। लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारे पास एक वार्म हार्ट होना चाहिए, ताकि तुम जिससे भी अपनी जर्नी पर मिलो तुम उसकी हेल्प कर सको और उसे अपना दोस्त बना सको। अभी एक अलग ही दुनिया है जहां पे हर सीरीज, हर स्टोरी में नेक्रोमेंसर को बहुत ही गलत बताया जाता है। डार्क मैजिक को हमेशा एक विलन की तरह देखा जाता है। वहीं इस स्टोरी में डार्क मैजिक और नेक्रोमेंसर यहाँ के हीरोज हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ रिचर्ड के पास आता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। और तभी रिचर्ड उस आदमी को और अपने बेटे को पीछे हटने के लिए कहता है और वो डार्क मैजिक का यूज करता है और वहां पर नेक्रोमेंसर से बहुत सारे डेड स्केलेटन्स को समन करता है, जो कि उसकी हेल्प करते हैं उसका फिजिकल लेबर का काम करने में। और रिचर्ड के लिए अपने शहर के लोगों के लिए काम करना, उनकी मदद करना बहुत ही अच्छी बात थी। और साइमन को यह देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि उसके फादर एक अच्छे इंसान तो हैं ही, उसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन नेक्रोमेंसर है। इससे पहले कि हम साइमन के साथ उसकी जर्नी पर निकलें, पहले हम यहाँ के नेक्रोमेंसर की हिस्ट्री जान लेते हैं। नेक्रोमेंसर स्पेशल मैजिशियंस होते हैं जो कि डार्क और ब्लैक मैजिक का यूज करके अनडेड को या फिर मरे हुए लोगों को समन कर सकते हैं। बहुत पहले एक राजा रहता था जो कि सारे के सारे नेक्रोमेंसर को खत्म करना चाहता था, ताकि वो किसी भी तरीके से उसके एम्पायर को इन्फ्लुएंस ना कर सके। वो थैलर नाम के एक एम्पायर को रूल करता था। उसने 5000 सोल्जर्स की एक टीम बनाई थी जिसका नाम रखा गया था रोज ब्रिगेड, और नेक्रोमेंसर का हेडक्वार्टर था कीजन में। और उन्हें पता था कि एम्परर क्या प्लान कर रहा है, और इन सब से निपटने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 नेक्रोमेंसर को भेजा था। याद रखना, 500 सोल्जर्स और 10 नेक्रोमेंसर। उन 10 नेक्रोमेंसर ने 50 के 500 सोल्जर्स को मार दिया था और उन्हें दोबारा से अनडेड क्रिएचर्स की तरह समन कर लिया था। अब वहां से शुरू होता है इस पूरे एम्पायर का कोलैप्स। उसके बाद पूरा थैलन एम्पायर वहां पर सरेंडर कर देता है और किंग से बदला लेने के लिए वो उसके थ्रोन पर उसे बैठाते हैं और उसे वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, और उसे सड़ने मरने के बाद उसे अनडेड क्रिएचर की तरह समन करते हैं और सारी जिंदगी मरने के बाद भी उससे काम करवाते हैं। और वहां से नेक्रोमेंसर का एक नया रूल शुरू होता है। उन्होंने आधे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया था या जीत लिया था, और उन्हें कोई भी वर्दी ओपोनेंट नहीं मिला था, अंटिल उन्हें एक और फोर्स मिलती है जो कि होते हैं प्रीस्ट, जिन्होंने बाकी के आधे बचे हुए कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर रखा था। अब ये गॉड की पूजा करते हैं और नेक्रोमेंसर के खिलाफ इनकी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अभी के लिए इन दोनों ही एरियाज के बीच में शांति थी। ऐसी कोई ऑनगोइंग वॉर नहीं थी, और उस आधे कॉन्टिनेंट में कहीं दूर एक छोटे से शहर में वहां पे चीजें बहुत ज्यादा शांत थी। ह्यूमंस और अनडेड क्रिएचर्स यानी स्केलेटल्स वहां पे बहुत अच्छे से रहते थे, और रिचर्ड की नेक्रोमेंसर पावर उसकी पूरी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से सर्व करती थी। और उसी दिन इतनी सारी चीजें देखने के बाद साइमन दोबारा से अपने घर जाता है। वहां पे उसकी मदर उसका वेट कर रही थी, एनाफेंटिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उसकी मदर एक प्रीस्ट थी, पहले प्रीस्ट थी, और अब वो यहाँ पर नेक्रोमेंसर के कॉन्टिनेंट में एक छोटे से शहर में रहती हैं, और वो ब्राइट होली मैजिक का यूज कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ उसके फादर नेक्रोमेंसर डार्क मैजिक का यूज करते हैं। उसकी मदर ने एक डिश बनाई थी जो कि मशरूम से बनती है, लेकिन साइमन उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है क्या ये जहरीले नहीं होते। और उसकी मदर कहती है कि मेरे होली मैजिक से इनका सारा पॉइजन चला जाएगा और ये खाने के लिए अच्छे बन जाएंगे, और उसके साथ साथ ये बहुत टेस्टी होते हैं। और ये देखकर साइमन को बहुत ज्यादा मजा आता है कि उसकी मदर भी मैजिक का यूज कर रही हैं। और साइमन सोचता है कि एक नेक्रोमेंसर और एक प्रीस्ट जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है, मैजिक बिल्कुल अलग होते हैं, वो दोनों प्यार में कैसे पड़ सकते हैं और एक साथ कैसे आए। साइमन थोड़ा बहुत खाना खाता, लेकिन उसके फादर पूरे जानवर की तरह खाना खाते क्योंकि वो बहुत टेस्टी था। उसके बाद उसकी मदर उसके फादर के चेहरे पर क्यूब सक रहे थे, और साइमन ये देखकर खुश होता है और सोचता है कि ये अभी भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनकी शादी अभी हुई हो। रात को साइमन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था क्योंकि वहां पे फुल मून था, और वो पूरी रात को एंजॉय करने के बाद वो अपने पेरेंट्स को गुड नाइट कहता है। वह सोने के लिए बस जा ही रहा था, तभी वहां पे एक लेटर उड़कर आता है और उसके चेहरे पे लगता है। वो लेटर को खोलता है और अपने सामने देखता है। खिड़की में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उसे इग्नोर करता है और सोचता है कि हो सकता है एक सपना हो या फिर लाइट्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा हो क्योंकि फुल मून है, और उसे इग्नोर करके अपने बेड में सोने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो लड़की उठती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं सपना नहीं हूं, मैं सच में यहाँ पे आई हूं। उसके बाद वो उस पर चिल्लाती है, उसका ब्लैंकेट खींचने की कोशिश करती है, और फाइनली साइमन अपने बेड पर बैठता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम हो कौन। इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, अपने को इंट्रोड्यूस कर पाती, उसके पेरेंट्स उसके कमरे में आ जाते हैं और उनके हाथ में सिंपल वेपन्स थे, जैसे कि एक फ्राइंग पैन,
क्योंकि वो किसी को भी जान से मारना नहीं चाहते। उन्हें बस ये लग रहा था कि यहाँ पर कोई चोर घुस आया है। लेकिन वो लड़की उन्हें हैप्पीली ग्रीट करती है और उनके नाम से उन्हें बुलाती है। और साइमन वहां पर शॉक में था क्योंकि उसके पेरेंट्स उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे। उस लड़की का नाम था नेफ्टिस और स्टोरी से साइमन ने इसे पहचान लिया था। नेफ्टिस बहुत ज्यादा फेमस थी और उसके बारे में यह कहा जाता था कि वो 300 साल से जिंदा है और ये वही नेक्रोमेंसर है जिसने उस किंग को एक अनडेड पपेट की तरह बनाया था और अब वो उस लेजेंडरी कहानियों से निकलकर उसके घर में थी, उसके बेड पर बैठी हुई थी और उसके पेरेंट्स से ऐसे मिल रही थी जैसे उनकी बचपन की दोस्त हो। नेफ्टिस साइमन को लेटर देती है जो कि उसके मुंह पर लगा था। वो उसे खोलकर पढ़ता है। उसके हाथ कांप रहे थे और उसमें एक इन्विटेशन था कि साइमन का एडमिशन हो चुका है नेक्रोमेंसर एकेडमी में, जहां पे नेक्रोमेंसर का हेडक्वार्टर भी है केसन में। उसमें लिखा था कि साइमन ने बहुत ही कमाल का पोटेंशियल शो किया है, इसीलिए उसे नेक्रोमेंसर एकेडमी में एडमिशन मिलता है। और तभी नेफ्टिस अपना हाथ आगे करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें इन्वाइट करती हूँ एकेडमी में, जहां पर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। और साइमन को रियलाइज होता है कि उसने आज तक जो भी कुछ इस दुनिया में देखा है वो सब कुछ चेंज हो जाएगा जब वो एक बार एकेडमी में जाएगा। और उसे ये बताने के बाद नेफ्टिस वहां से चली जाती है। अब उसके पेरेंट्स उससे लेटर के बारे में पूछते हैं। साइमन उन्हें सब कुछ बताता है और उसके बाद उसके फादर उसे बताते हैं कि केजिन में डार्क अलायंस का हेडक्वार्टर है, वहां पे सारे नेक्रोमेंसर की सारी चीजें होती हैं, प्लस वहीं पर एकेडमी भी है। और उसके फादर ये भी बताते हैं कि जिस लड़की से वो अभी मिला था वो उसी एकेडमी की प्रिंसिपल है। और ये सुनकर साइमन को यकीन नहीं होता कि ये लड़की जो अभी मेरे रूम में थी ये नेक्रोमेंसर एकेडमी की प्रिंसिपल है। और उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि एकेडमी एक आइलैंड पर है, जहां पर उस आइलैंड का नाम है रोग, और तुम्हें पहले लैंगस्टाइन में जाना होगा। वहां से एक बोट पकड़कर ही तुम वहां पर पहुंच पाओगे। और उसके फादर उसे यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें वहां पे बहुत कुछ करने को मिलेगा, बहुत सारे दोस्त बनाने को मिलेंगे। वो ये भी बताते हैं कि स्कूल को उसकी फैंसी और बहुत ही अच्छी यूनिफॉर्म्स के लिए माना जाता है। और उसकी मदर उसे बताते हैं कि जब तक तुम स्कूल में जाओगे और वहां की ओपनिंग सेरेमनी होगी तब तक तुम बहुत ज्यादा बिजी रहोगे। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें अपना कोर ओपन करने की जरूरत है। जहां उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे उसे ब्लैक मैजिक सिखाने के बारे में, वो वहां पे कंफ्यूज खड़ा था कि अभी तक मेरे पास कोर भी नहीं है, ना ही मैंने कभी मैजिक यूज किया, और आप डार्क मैजिक और नेक्रोमेंसर की बात कर रहे हैं। इसके बाद साइमन एक्सपीरियंस करता है उसकी जिंदगी का सबसे बिजिएस्ट वीक। उसके पास एक सेकंड भी नहीं था कुछ करने का। हालांकि उसके पेरेंट्स ये कह रहे थे कि उसे स्कूल में जाके बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन तब भी उसके पेरेंट्स के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता थी। अब उनके चेहरे पर यह चिंता क्यों थी ये तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। उसके फादर प्रिपेयर करते हैं उसके कोर ओपन करने के लिए और उसे कहते हैं कि यहां पे बिल्कुल सीधे खड़े रहना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा दर्द हो। साइमन के आसपास एक ब्लू एनर्जी फ्लोट करती है जब उसके फादर उसका कोर ओपन करते हैं, और उसके बाद वो सीखता है ब्रीदिंग मेथड। और एक हफ्ते के बाद सारी प्रिपरेशन करने के बाद वो वहां से निकल जाता है एकेडमी के लिए, और उसके फादर उसे क्रैश कोर्स दे रहे थे नेक्रोमेंसर और मैजिक के बारे में। कैरेज में जब वो वहां पर जा रहे थे तब उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारे आसपास जितनी मैजिकल एनर्जी है उसे एक जगह पर इकट्ठा करो। उसके फादर कहते हैं कि सारे के सारे माना को अपने कोर्स से ट्रांसफर करो, उसके बाद अपने हाथ के पास फॉर्म करो। साइमन कोशिश करता है और उसके हाथ के पास एक छोटी सी डॉट आ जाती है। उसके बाद उसे समझाते हैं कि ये वो पावर है जिसे नेक्रोमस यूज करते हैं, इसे कहते हैं डार्कनेस। एक मैजिशियन और नेक्रोमेंसर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही होता है, जो कि होती है डार्कनेस, जहां पे मैजिक बहुत ही कम डेंस होता है, इसीलिए वो हवा में फ्लोट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ डार्कनेस बहुत ज्यादा थिक होती है, ऑलमोस्ट लिक्विड की तरह, जिसकी वजह से नेक्रोमेंसर उस डार्कनेस को बहुत अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं या फिर उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। और उसके फादर उसे एक डोल बनाकर दिखाते हैं और उसके बाद उसे एक और अजीब सा सिंबल बनाकर दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि यही मेन चीज है जो नेक्रोमेंसर करते हैं। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम बेसिक्स पे रहते हैं और उसके साथ साथ तुम प्रैक्टिस करते रहो। उसके बाद साइमन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एक शेप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कंट्रोल कम है, इसीलिए वो लिक्विड यहां वहां जाने लगता है। और 2 दिन बाद अपने माना पर उसका पूरा कंट्रोल है और वो एक शेप भी बना लेता है। और उसके फादर को यकीन नहीं होता कि वो बस 3 दिन में शेप्स बनाना सीख गया है, जहां पे एक नॉर्मल नेक्रोमेंसर को 6 महीने से 1 साल तक लगता है ये करने में। इसके फादर को ये पता है कि साइमन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो बस ये उम्मीद कर रहे थे कि उसका टैलेंट बैकफायर ना कर जाए जैसा कि उनके साथ हुआ था, वो सेम मिस्टेक्स ना करे जो कि उसके फादर ने की थी। उसके बाद साइमन ब्लैक फ्लेम्स बनाता है और अपने फादर को दिखाता है। उसके फादर स्माइल करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी डार्कनेस में एक हल्की सी टिंट है ब्लू की,
और ये सुनकर साइमन को और अच्छा लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये ब्लू टिंट एक बहुत ही यूनिक चीज होती है। फिर वो एक छोटे से शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर साइमन को जाना था। उसके बाद वो वहां से शिप पकड़कर अपनी एकेडमी की तरफ जाएगा, लेकिन उसके फादर कहते हैं मैं इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिससे मुझे वहां पर जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट है, या फिर ये सीक्रेट की बात है, लेकिन उसे अलाउड भी नहीं है वहां पे जाना। साइमन ये सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन उसके फादर उसे रीअश्योर करते हैं कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम जो कुछ भी करोगे वो बहुत ही अच्छा करोगे। उसके बाद साइमन उस शहर में जाता है जहां पर वो शहर अनडेड से भरा हुआ था। स्केलेटन्स अलग अलग तरह के काम कर रहे थे, उसके साथ साथ लोग भी ऐसे ही घूम रहे थे। उसके हाथ में वो एड्रेस था जहां पर उसे जाना था, उसके साथ साथ उसके गाइड का नेम था। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए वो एक औरत से पूछता है कि आपको ये एड्रेस पता है, और जैसे वो पीछे मुड़ती है साइमन पागल हो जाता है क्योंकि उसकी एक आंख निकली हुई थी, लेकिन फिर वो अपने आप को शांत करता है। जब वो एड्रेस पढ़कर उसे बताती है कि ये यहां पर है, उसके बाद उसे एक और आदमी मिलता है जिसने हैट पहनी हुई थी, और जो उसकी असली गाइड थी वो वहां पर उसका वेट कर रही थी और वो सोच रही थी कहीं साइमन गुम तो नहीं हो गया होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। साइमन के चारों तरफ अभी गुंडे आए हुए थे और वो टकला आदमी जिसने पहले हेड पहनी हुई थी वो वहां पर आके चाकू दिखाता है और कहता है कि अपने सारे पैसे और अपना सारा सामान मुझे दे दो। अब साइमन इस सिचुएशन में आया कैसे? तकरीबन 1 घंटा पीछे करने पर साइमन एक गाइड की तलाश में शहर में घूम रहा था, तभी उसे एक टोपी वाले आदमी ने रोक लिया। उस आदमी ने उसे पता बताया और पूछा कि क्या वो वहीं जा रहा है। उसने दावा किया कि वो हॉवल द्वारा भेजा गया गाइड है और कहा कि वो साइमन के लिए तब से खोज रहा है जब उसे लगा कि वो खो गया है। उस आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन रोवले के रूप में दिया और साइमन को अपने ठहरने की जगह पर चलने के लिए कहा। उसने उसे ये भी चेतावनी दी कि ये एक बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ चोर और लुटेरे हैं। जैसे ही वे चल रहे थे साइमन ने यूं ही उससे पूछा कि क्या यही कारण था कि वो भी उसे लूटने की कोशिश कर रहा था। इस बात से वो आदमी पूरी तरह से हैरान हो गया। वह तुरंत पीछे मुड़ा और घबराहट में इससे इनकार किया। साइमन ने उसे बताया कि वो बहुत नीचे देख रहा था और अपनी कमर के पास भी महसूस कर रहा था। इससे पता चला कि वो शायद अपनी चाकू की जांच कर रहा था। उस आदमी ने कहा कि यह सेल्फ डिफेंस के लिए है। हालांकि हमारे लड़के ने खुलासा किया कि उसने उसे जो नाम बताया था वो लेहिल में रहने वाली एक बकरी का नाम था। वो आदमी कांपने लगा और पूछा कि जब उसे ये सब पहले से ही पता था तो वो उसके पीछे क्यों आया। उसके बाद उसने अपनी चाकू निकाली और अपने बाकी गिरोह को बुलाया। साइमन उस आदमी को कुछ भी देने से इनकार कर देता है। यह सुनकर उसके पीछे खड़ा एक आदमी अपनी चाकू निकालता है और उस पर हमला करने लगता है। हमारा लड़का आसानी से चाकू से बचता है और उस आदमी को उसके हाथ से पकड़ लेता है। वो उसे बताता है कि वो अपने होम टाउन में उसके जैसे लोगों से निपट चुका है। साइमन कहता है कि उन जैसे लोगों को साफ करना एक लॉर्डशिप के उत्तराधिकारी के रूप में उसका कर्तव्य है। ये सुनकर कि वो एक रईस है, लुटेरे अब उसे जाने नहीं दे सकते। अचानक गाइड वहां पहुंच जाती है। वो बताती है कि जब साइमन समय पर नहीं पहुंचा तो वो उसे ढूंढने लगी। जैसे ही वो यूं ही गुंडों की ओर चलती है वो साइमन को बुलाती है और उसे बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी और जब वो नहीं आया तो वो उसे लेने आई थी। वो मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि वो किसी और चीज में व्यस्त है। गंजा आदमी अभी भी आश्वस्त है कि वे उन दोनों से निपट सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। अचानक वे सभी पास की एक दुकान से हड्डियां टूटने की आवाज सुनते हैं। वो लड़की उनसे पूछती है कि क्या उन्हें याद है कि उनके सामने की बिल्डिंग एक स्केलेटन की दुकान है। कुछ ही देर बाद कई स्केलेटन बिल्डिंग से बाहर कूदते हैं और उन आदमियों पर हमला कर देते हैं। स्केलेटन आसानी से गुंडों को हरा देते हैं और वे दया की भीख मांगने लगते हैं। लड़की उनसे उनके ग्रुप का नाम पूछती है। पता चलता है कि वे क्लेवेन क्लेन के हैं। यह सुनकर वो लड़की गंजे आदमी को क्लेन के लीडर को गार्ड हेडक्वार्टर्स में सरेंडर करने के लिए कहती है, जबकि उसके चेहरे को जमीन पर घसीटती है। अगर वो कोई फेक लीडर भेजता है या उसका चेहरा पर्याप्त रूप से खराब नहीं होता है तो वो उनके पूरे क्लेन को खत्म कर देगी। इस धमकी के बाद गुंडे घबराकर चले जाते हैं। फिर वो यूं ही लड़के की ओर मुड़ती है और उसे बताती है कि वो उसकी असली गाइड है। उसके जवाब का इंतजार किए बिना वो उसे हाथ से पकड़ती है और अपनी मां से मिलाने के लिए उसे ले जाती है। जब वो अपनी मां को ढूंढ रही होती है तो उसे अपनी मां आइसक्रीम खरीदते हुए मिलती है। उसकी मां कांपने लगती है क्योंकि लड़की उसे वहीं रुकने को कहती है। जब वे दोनों बहस कर रहे होते हैं तो साइमन को विश्वास नहीं होता कि नेप्टिस ही उस लड़की की मां है। वो उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या उसने अपने पिता से कुछ सीखा है। वह उसे ब्लैक फ्लेम दिखाता है जिससे वे दोनों इंप्रेस होते हैं। फिर नेप्टिस अपनी बेटी लॉरेन को साइमन की जिम्मेदारी सौंपती है और चली जाती है। मां के जाने के बाद लॉरेन अपना परिचय देती है और बताती है कि वो भी साइमन की तरह कैजन की स्टूडेंट है। वो उसे फिर से हाथ से पकड़ती है और नए सेमेस्टर के लिए खरीदारी करने ले जाती है। लॉरेन साइमन को लाइब्रेरी ले जाती है।
वो उन्हें उनकी कोर्स की किताबें दिलवाती है और मेन कैरेक्टर को बताती है कि उसे उन सभी को फर्स्ट ग्रेड में खत्म करना होगा। वह लड़की आखिरी कोर्स की किताब लेने के लिए चली जाती है। उसके वापस आने का इंतजार करते हुए साइमन को पता चलता है कि वो कभी अपने साथियों के साथ नहीं रहा, जिससे वो अपने आने वाले दिनों के लिए और भी एक्साइटेड हो जाता है। जब वो अपने विचारों में खोया होता है तो एक लड़की आती है और किताबों से टकरा जाती है। दोनों अपनी लापरवाही के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वो लड़की साइमन की किताबों को वापस रैक में रखने में मदद करती है। वो अपना परिचय सिंडी के रूप में देती है, जो मेन कैरेक्टर की तरह ही एक न्यू स्कूल गर्ल है। वो भी साइमन की तरह एक छोटे शहर से है और नए दोस्त बनाने के लिए एक्साइटेड है। लड़का उससे वादा करता है कि जब वे स्कूल में शामिल होंगे तो वे कांटेक्ट में रहेंगे। सिंडी अलविदा कहकर मुड़ जाती है, लेकिन साइमन उसे रोक लेता है। वह उससे उसका पर्स मांगता है जो उसने चुरा लिया था। वो मेन कैरेक्टर की विजिलेंस से हैरान होती है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अपनी सोल के मैजिक के कारण पर्स चुराते हुए उसे नहीं देख पाएगा। साइमन बताता है कि उसने वॉलेट को हवा में तैरते हुए देखा था। उसकी विजिलेंस सिंडी को स्कूल में अपने आने वाले समय के लिए और अधिक एक्साइटेड करती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अदर स्टूडेंट्स भी मेन कैरेक्टर की तरह ही अमेजिंग होंगे। साइमन सोचता है कि क्या सिंडी एक जेबख्तरे के लिए बहुत बेशर्म है। वह साइमन की टिप्पणी पर ध्यान नहीं देती। वो साइमन को 3 साल तक कैंपस में देखने की योजना बनाती है अगर वो अपनी चीफ के रूप में स्पिरोलॉजी का सिलेक्शन करता है। सिंडी उसे स्कूल में अपनी कॉम्पिटिशन बनने के लिए भी इन्वाइटेड करती है जब समय आएगा। वह उसका पर्स वापस उसकी ओर फेंक देती है। वो लड़की वहां से चली जाती है, साइमन को याद दिलाते हुए कि जब वे स्कूल में मिलेंगे तो वो उसे याद रखे। जैसे ही वो लड़की जाती है, लॉरेन बिना किताब के वापस आती है। उसे आखिरी कोर्स की किताब नहीं मिली क्योंकि वो स्टॉक में नहीं थी। साइमन को पता चलता है कि उसे वे किताबें दूसरों के साथ अपने हॉस्टल में मिलेंगी। वो उस लड़की के बारे में पूछकर लड़के को चिढ़ाती है जिससे वो अभी बात कर रहा था। वो सोचती है कि क्या साइमन ने स्कूल में अपना पहला दोस्त बना लिया है। साइमन शर्मा जाता है और एक्सेप्ट करता है कि उसने एक दोस्त बनाया है। लॉरेन साइमन के लिए खुद को एक दोस्त के रूप में पेश करती है, जिसके साथ वो साझा कर सकता है कि क्या उसे उस लड़की पर क्रश है। दूसरी ओर साइमन आयरनी से सोचता है कि उसने बस उस लड़की को अपना पर्स खोने से बचाया है। लॉरेन सुझाव देती है कि उन्हें साइमन के लिए एक बैग खरीदना चाहिए। जिस बैग को वे खरीदने जा रहे हैं वो कोई साधारण बैग नहीं है। इसे बल्कि नेक्रोमांसर के लिए एक इन्वेंट्री माना जा सकता है, जिसे वे सबस्पेस कहते हैं। वे बैग की दुकान पर एक महिला को देखते हैं जो जानती है कि उन्हें साइमन के लिए एक बैग की जरूरत है, क्योंकि लॉरेन पहले ही अपना बैग खरीद चुकी है। चूंकि लड़का इन सबसे नया है, इसलिए उसकी दोस्त एक ऐसा सबस्पेस चाहती है जिसकी कम से कम लिमिटेशंस हो। वो महिला उन्हें एक स्पेशल रिंग दिखाती है जो अभी तक बाजार में भी नहीं आई है। साइमन उसे पहनता है, जिससे डार्कनेस उसके चैनल से बहता है। वो अपने सामने एक हैंडल देखता है और उसे एक लीवर के रूप में यूज करता है। हैंडल सबस्पेस का खुलासा करता है जो लेटेस्ट गैलोन एक्लिप्स प्रोडक्ट है। वह सबस्पेस 4000 यूबी तक लोड कर सकता है। जगह के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये अनइवन सर्फेसेस और ढलानों पर खुल सकती है। इसके अलावा इन्वेंट्री में 7 मैजिक स्पेल हैं, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल और ग्रेड 1 प्रोटेक्शन स्पेल शामिल हैं। उस सबस्पेस को पहनने से इनविजिबिलिटी स्पेल एक्टिवेटेड हो जाएगा, जो दुश्मनों से किसी के प्लेस को छिपाने में सहायता कर सकता है। पूछने पर लॉरेन को पता चलता है कि बैग में इजेक्शन भी है। साइमन सभी अमेजिंग फीचर्स को देखते हुए बैग की कीमत के बारे में सोचता है। उसके डर से बैग की कीमत 5000 सोना है, जो उसके शहर के कई सालों के बजट से कहीं ज्यादा है। लॉरेन बचाव में आती है और बैग के लिए पेमेंट करती है। साइमन एक्सेप्ट करता है कि वो इतनी लार्ज अमाउंट वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन कीमत लॉरेन की मां ने चुकाई है, जो साइमन के पेरेंट्स की डेब्यू है। साइमन एहसान वापस करने पर जोर देता है, लेकिन उसकी दोस्त उसे आश्वासन देती है कि वे केवल चाहते हैं कि साइमन केन में बहुत अच्छा करे और कुछ नहीं। वो कड़ी मेहनत करने की प्लेज करता है और अपनी दोस्त के साथ चला जाता है। उनका शेड्यूल यहीं खत्म नहीं होता। उन्हें अभी भी दिन का आनंद लेना है। लॉरेन साइमन को स्टफ डॉल को शूट करने के लिए ले जाती है। बाद में वे शहर के सबसे हाई पॉइंट पर जाते हैं और लालटेन देखते हैं। वे उन लालटेन को आकाश में रोशनी करते हुए देखकर अपने दिन का अंत करते हैं, जब लॉरेन प्रेडिक्शन करती है कि साइमन केन में अच्छा करेगा। साइमन और उसकी दोस्त रात का खाना खा रहे होते हैं और वो अपनी टेबल एटिकेट से उसे इंप्रेस करता है। ऐसे इंप्रेसिव मैनर्स का कारण साइमन का नोबल फैमिली और उसके फादर की शिष्टाचार के बारे में सख्ती है। लॉरेन उसे सलाह देती है कि वो अकेडमी में अपनी स्टेटस के बारे में डींगे न मारे, क्योंकि फार्मा में 30% स्टूडेंट आम है और उनका सिलेक्शन पूरी तरह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। वो उसे हेल्प भी प्रोवाइड करती है अगर वो अकेडमी के बारे में कुछ भी पूछना चाहता है। साइमन मेजर के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि फर्स्ट ग्रेड के पहले सेमेस्टर में 9 कोर्स हैं, 7 मेजर्स और 2 माइनर। अगले सेमेस्टर में स्टूडेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करेंगे।
एक बार जब वे फर्स्ट ग्रेड पूरी कर लेते हैं तो उन्हें सेकंड ग्रेड में अपना मेजर चुनना होगा। किसी को यह पता लगाना होगा कि वे किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे हैं और अपने मेन कोर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। केवल उन लोगों को जिनकी अपने विषयों पर पकड़ और ताकत है उन्हें ग्रुप टास्क में पसंद किया जाएगा। साइमन लॉरेंस से बहुत इंप्रेस है कि उसने उस दिन क्या किया जब वे पहली बार मिले थे, इसलिए वह मेजर के रूप में सोनोलॉजी लेने में रुचि रखता है। इससे वो लड़की एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसकी राय में सोनोलॉजी ऑर्थोडॉक्स मैजिशियन की इमोशंस देती है। वे बातें करते रहते हैं और साइमन को प्रोफेसर होंगपेंग और क्वेन में अदर अमेजिंग फैकल्टी मेंबर्स के बारे में पता चलता है। वो उसे रात में छोड़ देती है क्योंकि अगर साइमन उसकी वजह से अगले दिन के लिए देर हो जाता है तो उसकी माँ उसे मारेंगी। साइमन का उसके साथ बहुत अच्छा समय बीतता है। जब वो जाने वाली होती है तो वो मुड़ती है और कुछ कबूल करती है। वो भी साइमन की तरह एक न्यू स्कूल गर्ल है, जिसका मतलब है कि वे कैंपस में फिर से मिलेंगे। उसने जानबूझकर दिन के दौरान इस फैक्ट को छिपाया नहीं है, लेकिन उसे साइमन को यह बताने का उचित समय नहीं मिला है। वो वहां से चली जाती है, साइमन को याद दिलाते हुए कि अगर वे कैंपस में मिलते हैं तो वे दोस्त बन जाएं। अगले दिन साइमन और अदर स्टूडेंट वेल जाने के लिए तैयार हैं। हर स्टूडेंट की अपनी यूनिक स्टाइल होती है जो हमारे लड़के को उसकी स्टाइल के बारे में थोड़ा चिंतित करती है। साइमन को याद आता है कि लॉरेन उनके साथ नहीं होगी क्योंकि वो एक और रास्ता ले रही है। सभी स्टूडेंट को एक शिप पर सवार होना है जो अनयूजुअली एंकर डाला गया है। साइमन अपनी पहचान की कंफर्मेशन करता है। जब वो शिप पर सवार होने वाला होता है तो उसे कुछ सुनाई देता है कि जोन की वेटिंग लिस्ट में टॉप पर रहने वाले एक लड़के की आवाज एक सर्वेंट पर चिल्ला रही है। लूशियस नामक लड़का एक नोबल फैमिली से है और अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है जब सर्वेंट उसे बताता है कि वो एडमिशन लिस्ट में नहीं है। लड़का इस पर विश्वास नहीं करता और चाहता है कि वो फार्मर में ऑफिशियल से कांटेक्ट करे। दूसरी ओर सर्वेंट ह्यूमिलिटी उसे वापस जाने का रिक्वेस्ट करता है। उसने अपनी पावर दिखाते हुए सर्वेंट को उसके हाथ से पकड़ लिया। साइमन पूर सर्वेंट के बचाव में आता है। वो लूसियस को उसके हाथ से पकड़ता है और उसे बुरी तरह से कुचल देता है। इस बीच प्रोफेसर सिलेज आते हैं और वो इस मामले को अपने हाथों में लेते हैं। लड़का नेप्टिस को बुलाने का रिक्वेस्ट करता है। प्रोफेसर लूसियस जो कह रहा है उसे पूरी तरह से सुनते भी नहीं है। वो अपनी उंगलियों को क्लिक करते हैं, हेमेटिक ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं और लूसियस के ब्लड को चारों ओर छिड़कते हैं। वो स्टूडेंट्स को जल्दी से सवार होने का ऑर्डर देते हैं। प्रोफेसर का अमेजिंग मैजिकल स्पेल सभी स्टूडेंट्स को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वे फर्स्ट ग्रेड में उनका कोर्स ले पाएंगे। साइमन अभी भी लड़के के बारे में चिंतित है। प्रोफेसर उसे आश्वासन देते हैं कि वो मरा नहीं है। एक बार जब सभी स्टूडेंट शिप पर सवार हो जाते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है कि शिप में थोड़ी हलचल महसूस हो सकती है। उन सभी को अगली अनाउंसमेंट तक बैठे रहना होगा। हर कोई सोचता है कि शिप अपने अनयूजुअल एंकर के कारण कैसे चलेगा। जल्द ही उन्हें एक शोर सुनाई देता है जिसे वे लहरों का मानते हैं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए शोर एक जायंट वेल का है। वेल शिप से कई गुना बड़ी है। इससे पहले कि स्टूडेंट्स को सिचुएशन को समझने का कोई समय मिले, वेल पूरे शिप को खा जाती है। जल्द ही स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वे वेल के पेट के अंदर हैं। वो जायंट वेल दुनिया भर में ट्रैवल करती है और पोर्ट्स पर भी काटने के लिए फेमस है। इसके अलावा वेल न्यू स्टूडेंट को क्वा तक सबसे तेज ट्रांसपोर्ट मोड के फॉर्म में ले जाती है। पेट के अंदर एक विशाल जगह है जहां अदर लोग भी रह रहे हैं। रोवन नामक एक स्टूडेंट जो साइमन की तरह नया है उससे बात करना शुरू कर देता है। वो इस बात से इंप्रेस है कि साइमन ने वेटिंग लिस्ट वाले लड़के द्वारा बनाई गई उस अजीब सिचुएशन में कैसे खड़ा हुआ। वो पॉलिटनेस से कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करता है। रोवन साइमन को दिए गए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानने के लिए सीरियस है। वह खुद डार्कनेस को साइज बदलने के कारण अंदर आया था। साइमन पहले उसे उस तरीके के बारे में बताना चाहता है जिससे वो अंदर आया। वो नेप्टिस के एडमिट कार्ड के माध्यम से है, लेकिन वो हिचकिचाता है। उसे डर है कि अगर वो अपनी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सच्चाई बताता है तो उसे फेयरनेस के इश्यूज में पड़ना पड़ सकता है। इसलिए साइमन ने अपनी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में झूठ बोला कि वो दूसरे लड़के के समान थी। जब लड़के एग्जामिनेशन पर डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग उन सभी को फिर से बैठना होगा क्योंकि वे कैसन पहुंचने वाले हैं। साइमन देखता है कि वेल के पेट में पानी पहले से ज्यादा उबड़ खाबड़ हो गया है। एक बार जब वे सभी बैठ जाते हैं तो प्रोफेसर शिप पर एक स्पेल का यूज करते हैं। वो ये भी अनाउंसमेंट करते हैं कि शिप के आने पर फिर से हलचल का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सभी को हैंडरेल पकड़ना चाहिए। इससे पहले कि स्टूडेंट हैंडरेल तक पहुंच पाते, वे सभी हलचल के कारण अपने सामान के साथ टकरा जाते हैं। जल्द ही एक तेज रोशनी दिखाई देती है और शिप वेल के पेट से बाहर आकाश में उड़ जाता है। प्रोफेसर अपने स्पेल का यूज करके शिप को सेफली उतारते हैं, जबकि साइमन आश्चर्य से देखता है। एक बार जब शिप उतर जाता है तो डेक खुल जाता है और अंदर चला जाता है। सभी न्यू स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म प्राप्त करने के लिए 4 की लाइंस में खड़े होते हैं। पुरुष और महिला स्टूडेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग ड्रेसिंग रूम की ओर जाते हैं। उन सभी को 5 मिनट बाद बाहर फिर से इकट्ठा होना होगा।
साइमन जल्दी से कपड़े पहनता है। यूनिफॉर्म उतनी ही सुंदर है जितनी उसके पिता ने उसे बताई थी। यूनिफॉर्म में जैकेट पर एक स्पेल भी है जो इसे शील्ड से भी अधिक स्ट्रांग बनाता है। कपड़े पहनने के बाद हर कोई बाहर फिर से इकट्ठा होता है और ऑडिटोरियम की ओर मार्च करता है। जब वे बाहर होते हैं तो लड़के, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ध्यान देते हैं कि लड़की की यूनिफॉर्म ज्यादा सुंदर है। ऑडिटोरियम के रास्ते में रोवन साइमन से मिलता है और एप्रिसिएशन करता है कि वो यूनिफॉर्म में कैसा दिखता है। साइमन का नया दोस्त केन में होने के लिए एक्साइटेड है और सोचता है कि क्या ये भी असली है। जल्द ही वे ऑडिटोरियम में होते हैं जहां फर्स्ट ग्रेड में दाखिला लेने वाले 1000 अदर स्टूडेंट्स होते हैं। केवल 300 स्टूडेंट्स को सेकेंड ग्रेड तक पहुंचने का मौका मिलेगा और थर्ड ग्रेड में आकार 150 तक सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि इन न्यू स्टूडेंट्स में से केवल 30% ही सेकेंड ग्रेड में बैठ पाएंगे। इन स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन भयंकर होनी चाहिए और अगर वे थर्ड ग्रेड तक पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें टॉप स्टूडेंट्स पर ध्यान देना होगा। उनमें से सेरना इंडाक, आइवरी टॉवर के सक्सेसर, डार्विन कैरेडन, जे सैंडर्स और छट्टल में जो एक बड़ा लड़का है, लोइन भी ऑडिटोरियम के दूसरी तरफ बैठे टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में लॉरेन को जोड़ता है। हर कोई शुरू में सोचता था कि वो अपनी मां की स्थिति के कारण एक स्पेशल एडमिशन कोटा के तहत अंदर आई थी, लेकिन उसने वास्तव में एंट्रेंस एग्जाम पास की थी। उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप पोजीशन नहीं पाया है, लेकिन हर कोई उसकी स्ट्रेंथ जानता है और उसे एक कंपटीशन मानता है। मैट्रिकुलेशन सेरेमनी जल्द ही शुरू होने वाली थी और रिप्रेजेंटेटिव सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता है। वो जंगल में एंटर करने के खिलाफ सावधानी भी बरतने की बात करता है। इसके बाद उसने उन सभी प्रोफेसरों का परिचय दिया जो फर्स्ट क्लास को पढ़ाएंगे। ये प्रोफेसर टॉप नेक्रोमेंसर थे जिन्हें केवल जर्नल्स में ही देखा जा सकता था। साइमन को आश्चर्य होता है कि नेप्टस समारोह में मौजूद क्यों नहीं है। रोवन बताता है कि नेप्टस जैसा चांसलर छोटी मैट्रिकुलेशन सेरेमनी में नहीं आता और थर्ड क्लास में भी उससे मिलना किसी के लिए भी सम्मान की बात होगी। इस बीच समारोह का अंतिम भाग शुरू होता है जब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव शपथ लेगा। टॉप स्टूडेंट और स्टूडेंट दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव बनने के पात्र हैं। मंच पर प्रेजेंटर ने सेकंड स्पेशल एंट्री को सेन को शपथ लेने के लिए बुलाया। उसके बाद प्रेजेंटर ने पहले स्पेशल एडमिशन के रूप में साइमन का नाम डिक्लेयर किया, जिससे साइमन सहित सभी लोग चकित रह गए। जब साइमन मंच की ओर चल रहा था तो हर कोई सोच रहा था कि वो कौन है। हमारा लड़का घबराया हुआ था, लेकिन वो कागज पर जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़ता रहा और अपनी शपथ ली। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स की मैट्रिकुलेशन सेरेमनी के पहले दिन ही एक क्लास होती है। 10,000 फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 14 से ज्यादा क्लासेज हैं और हर क्लास भरी हुई है। साइमन की क्लास में हर कोई उसके स्पेशल एडमिशन के बारे में बात कर रहा था, जिससे उस पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ गया। उसे पता चलता है कि उसके कोर्सेज में सिनोलॉजी भी शामिल है। सिनोलॉजी उसे अट्रैक्टेड करती है क्योंकि उसके फादर इसका प्रैक्टिस करते थे, जिसका मतलब है कि अगर वो ये सिलेबस लेता है तो वो भी अपने फादर की तरह बन सकता है। फर्स्ट क्लास शुरू होने वाली थी क्योंकि पहले प्रोफेसर आ चुके थे। कीज के प्रोफेसर फेमस नेक्रोमेंसर हैं। कुछ लोग नेक्रोमेंसर को एक ब्लैक और ईविल इमेज से जोड़ते हैं, लेकिन वह समय चला गया है। नई पीढ़ी के नेक्रोमेंसर स्मार्ट, प्रैक्टिकल और ट्रेंडी हैं। ऐसे ही एक मॉडर्न नेक्रोमेंसर हैं प्रोफेसर बेहल, जो किसुन के मेन बैटल ग्रुप द क्रोज के मेंबर हैं। बेहल 20 के दशक के अंत में एक यंग प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। सभी स्टूडेंट ये जानकर खुश हैं कि वह फर्स्ट क्लास की कैटरोलॉजी का सिलेबस पढ़ाएंगे। क्लास की शुरुआत प्रोफेसर के इंट्रोडक्शन से होती है और वो स्टूडेंट से अपना परिचय देने का भी आग्रह करते हैं जब वो उनका नाम लेते हैं। वे सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें साइमन भी शामिल है। फिर प्रोफेसर कैटरोलॉजी में कर्स के बारे में एक फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ क्लास शुरू करते हैं। हैमी नाम की एक स्टूडेंट ने कर्स को एक ब्लैक मैजिक के फॉर्म में पेश किया जो एंटी को वीक करते हुए अपनी पावर को बनाए रखता है। फिर प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल देकर कर्स के बारे में बताते हैं। उनका एग्जाम्पल 2 प्रिमिटिव नाइट्स के बीच लड़ाई पर बेस है। दोनों के पास सिमिलर स्किल सेट हैं। वे लगातार एक दूसरे पर हमला करते हैं और अपने राइवल के गलती करने का इंतजार करते हैं। वे अटैक का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हार नहीं मानता। एक पल एक नाइट चिल्लाता है, अपने ओपोनेंट को घूरता है। राइवल नाइट झिझकता है और पीला पड़ जाता है। अंत में स्वॉर्ड राइवल के कंधे से कट जाती है, जिससे उसका खून बहता है। दूसरा नाइट अपने ओपोनेंट के पैरों पर हमला करता है, जिससे उसकी हरकत रुक जाती है। इसके बाद वो अपने राइवल की आंखों में रेत फेंकता है और उसका हेलमेट हटा देता है। लड़ाई तेज हो जाती है और अंत में नाइट आखिरकार ओपोनेंट के सिर से कट जाता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से प्रोफेसर ये साबित करते हैं कि हथियार टकराने की सबसे प्रिमिटिव और बाबरी बैटल भी सिर्फ फंक्शंस की एक सीरीज है। इन फंक्शंस का यूज ओपोनेंट को कमजोर करने और जीत हासिल करने के लिए किया जाता है। प्रोफेसर ये भी दिखाते हैं कि मॉडर्न नेक्रोमेंसर कैसे लड़ते हैं। वे सिर्फ एक चाल से अपने ओपोनेंट को हरा देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कर्स अलग अलग ब्लैक मैजिक के स्पेल्स में सबसे हल्की और सिंपल स्ट्रक्चर है।
इसके अलावा इसका एक्टिवेशन तेज होता है जो इसे और भी पॉपुलर बनाता है। स्पेल राइवल को पूरी तरह से हिला सकता है, भले ही इसके लिए थोड़ा प्रयास ही क्यों ना लगे। फिर वो स्टूडेंट्स की ओर कुछ कदम बढ़ाते हैं और प्रिंसिपल का प्रैक्टिकली डिस्प्ले करने का डिसीजन लेते हैं। प्रोफेसर एक स्टूडेंट को उठाते हैं और उस पर अपना स्पेल इस्तेमाल करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाते हैं। स्टूडेंट डेस्क पर गिर जाता है और बेहेल अपनी चाकू निकालता है। यह प्रैक्टिकली बताता है कि नेक्रोमेंसर सिर्फ एक चाल में अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। स्टूडेंट इस स्टंट के माध्यम से कैटरोलॉजी में कर्स की पावर को समझते हैं। प्रोफेसर बेहेल द्वारा दिखाए गए इस तरह के अमेजिंग टीचिंग मेथड के बाद यह क्लियर है कि 80% स्टूडेंट दूसरे सेमेस्टर में भी उनका सिलेबस लेंगे। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को यह भी सुझाव देते हैं कि उन्हें कर्स देते समय अपनी स्पेसिफिकेशंस पर काम करना चाहिए ताकि वे अपने दुश्मनों पर ऊपरी हाथ पा सकें। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कैटरोलॉजी मॉडर्न नेक्रोमेंसर का ओरिजिनल है क्योंकि ये प्रीस्ट के खिलाफ खड़े होने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। प्रोफेसर बताते हैं कि प्रीस्ट और नेक्रोमेंसर एक दूसरे के खिलाफ कैसे जाते हैं। वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जहां नेक्रोमेंसर के पास कर्स होते हैं वहीं प्रीस्ट के पास ब्लेसिंग होते हैं। ब्लेसिंग और कर्स के बीच मेन डिफरेंसेस इस फैक्ट में वेस्ट है कि एक टारगेट को मजबूत करता है जबकि दूसरा उसे कमजोर करता है। फिर वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि कर्स ब्लेसिंग से बेहतर कैसे है। जेमी अपना हाथ उठाती है और जवाब देती है। वो कहती है कि एक कर्स ब्लेसिंग की तुलना में तेजी से डाला जाता है, इसलिए ये ब्लेसिंग की तुलना में टारगेट को तेजी से कमजोर कर सकता है। प्रोफेसर को यह जवाब दिलचस्प लगता है, लेकिन वो क्लास को बताते हैं कि ये गलत है। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अगर केवल कास्टिंग स्पीड पर विचार किया जाए तो कर्स प्रीस्ट के ब्लेसिंग की तुलना में थोड़ा धीमा होता है अगर उसे ओपोनेंट के रेजिस्टेंस के माध्यम से डालना हो। प्रोफेसर बेहेल पूछते हैं कि क्या कोई और जवाब देना चाहता है। हेक्टर अपना हाथ उठाता है और जवाब देता है, कोई भी खुद को कमजोर होने के लिए ट्रेन्स नहीं करता। प्रोफेसर उसके जवाब से इंप्रेस होते हैं और बताते हैं कि वो हेक्टर का नाम याद रखेंगे। फिर वो बताते हैं कि कमजोर करने वाले स्पेल्स को ट्रेनिंग से दूर नहीं किया जा सकता है, हर कोई जनरल कंडीशंस के लिए ट्रेनिंग देता है। वो ये भी बताते हैं कि हमारे स्किल का माप इस बात पर निर्भर करता है कि हम सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल में रखते हुए कितनी अच्छी तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं। वो आगे बताते हैं कि इंसान जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। वे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में मामूली बदलाव पर भी हार मान सकते हैं। इसका मतलब है कि जीतने के लिए आपको उस आर्चर के हाथ काटने की जरूरत नहीं है जो आप पर निशाना साध रहा है। आप इसके बजाय उसकी विजन को रोकने के लिए उसकी आंखों को कंजंक्टिवाइटिस दे सकते हैं या आप उसे मतली दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसे विचलित कर सकते हैं या आप उसकी दूरी की भावना को कंफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी चालों से कोई भी आर्चर के एरो से बच सकता है जो उसे मारना चाहिए। बाहिल बताते हैं कि नेक्रोमेंसर के पास अपने दुश्मनों को बाधित करने के कई अलग अलग तरीके हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर उनमें से किसी को पेट दर्द या थकान हो रही है तो वे कर्स के लिए ट्रेनिंग नहीं लेंगे, इसके बजाय वे एक दिन की छुट्टी लेंगे। इसलिए वो स्टूडेंट्स को सुझाव देते हैं कि उन्हें खुद को मजबूत करने के बजाय अपने दुश्मनों को कमजोर करना सीखना चाहिए। इस बीच कीज और एम्प्लॉय सभी स्टूडेंट्स के लिए करेक्शन डिवाइसेस के साथ आते हैं। प्रोफेसर अनाउंसमेंट करते हैं कि वे एक कर्स डालना सीखने जा रहे हैं। कीज के स्टूडेंट्स के लिए करेक्शन टूल्स का यूज करना थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन चूंकि ये उनका पहला दिन है इसलिए उन्हें इक्विपमेंट का यूज करना होगा। बेहेल उनकी हिचकिचाहट को दूर करते हैं, ये कहते हुए कि इसे इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट स्पेल जो वो सिखाना चुनते हैं वो है थकान का स्पेल। वो स्टूडेंट्स को करेक्शन टूल के हैंडल को पकड़ने और अपनी डार्कनेस को इक्विपमेंट पर बने सांचे में ट्रांसफर करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। बेहेल बताते हैं कि एक सक्सेसफुल मैजिक सर्कल्स की कुंजी ये है कि कोई मेन रून वर्ड्स को कितनी अच्छी तरह से बनाता है। रून वर्ड्स से उनका मतलब लेटर्स का एक ग्रुप है जिसमें मैजिक पावर होती है। डार्कनेस का यूज करके रून वर्ड्स को बाहर निकालने से मैजिकल इफेक्ट्स होंगे। फिर उनके प्रोफेसर उन्हें उन मैजिक सर्कल्स को उठाने का इंस्ट्रक्शन देते हैं जो उन्होंने मोल्ड्स में बनाए हैं। साइमन सहित कई स्टूडेंट अपने सर्कल को सक्सेसफुली उठाते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद उनके सर्कल ढहने लगते हैं। बेहेल के अनुसार ऐसा तब होता है जब कोई अपने डार्कनेस को ठीक से रिफाइन नहीं करता है या उनका बॉन्ड वीक होता है। वो उन्हें फिर से कोशिश करने के लिए इनकरेज करते हैं। जो लोग अपने सर्कल को हवा में बनाए रखने में सक्षम हैं वो उन्हें एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। उनमें से हर एक के पास अपने करेक्शन टूल के साथ एक योजना है। स्टूडेंट्स को अपने सर्कल को प्लांट पर निशाना साधना होगा और अपने कर्स का यूज करना होगा। अगर वे प्लांट में कोई बदलाव देखते हैं तो इसका मतलब है कि कर्स सक्सेसफुल है। कुछ स्टूडेंट सक्सेसफुली स्पेल डालते हैं जबकि साइमन जैसे कुछ लोग अभी भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के बीच स्किल में डिफरेंस देखते हैं। वो उन्हें मोशन का प्रैक्टिस करते रहने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, भले ही स्टूडेंट एक बार कर्स डालने में सक्सेस हों। जिन लोगों ने करेक्शन टूल के साथ इसका पूरी तरह से प्रैक्टिस किया है उन्हें अब बिना इक्विपमेंट का यूज किए ऐसा करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। क्लास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स साइमन को छोड़कर स्पेल करने में सक्षम हैं।
ये उसे निराश करता है क्योंकि वो एक आइडियल सर्कल बनाने के लिए बार बार कोशिश करता है। वो सोचता है कि क्या गलत है और उसे याद आता है कि नेप्टस और उसकी बेटी ने उसके डार्कनेस की वेपर स्टेट के बारे में क्या कहा था। उसे ये भी याद आता है कि उन्होंने मेंशन किया था कि उसे सीखना होगा कि वो इफेक्टिवली माना को ट्रांसफर्स करने के लिए अपने कोर का यूज कैसे कर सकता है। फिर वो सीधे माना को अपने सर्कल में ट्रांसफर्स करने के बजाय पहले माना को इकट्ठा करने के लिए अपने ध्यान का उपयोग करता है। एक बार जब उसके पास इनफ माना हो जाता है तो वो उसे अपने सर्कल में भेजता है और प्लांट पर कर्स डालता है। वो अंत में अपने कर्स से प्लांट को सक्सेसफुली विक कर देता है। एक बार जब वो ऐसा करता है तो पूरी क्लास उसकी ऑसम कमेंट सुनती है। जैसे ही साइमन अपना स्पेल समाप्त करता है, प्रोफेसर प्रैक्टिस के एंड की अनाउंसमेंट करते हैं। जो लोग इसे करने में सक्षम नहीं थे उन्हें हॉस्टल में इसका प्रैक्टिस करना पड़ा। क्लास के बाकी लोगों को उस मैजिक का यूज करना होगा जो उन्होंने यूज में सीखा है। क्लास समाप्त करने से पहले बेहिल ने नंबर 1 स्पेशल एडमिशन को आगे बुलाया। हर कोई सोचता है कि फर्स्ट स्पेशल एंट्री कितना अच्छा होगा। प्रोफेसर ने अपने एंट्रेंस एग्जाम के डिजिट के आधार पर नंबर 1 स्पेशल एडमिशन और हेक्टर के बीच एक फेस टू फेस की अनाउंसमेंट की। प्रोफेसर फेस टू फेस के रूल्स को बताते हैं। केवल कर्स जो उन्हें यूज करने की परमिशन है वो थकान है। उन्हें बस थकान को पूरा करना है और इसे अपने अपोनेंट पर डालना है। जो पहले जमीन को छूता है वो हार जाएगा। हेक्टर करेक्शन टूल का यूज किए बिना कार्य को पूरा करना चाहता है। प्रोफेसर को उनका रवैया कमांडेबल लगता है। वो सोचता है कि हेक्टर अपने कच्चे दिखने के लिए काफी स्मार्ट लगता है। उसे याद होगा कि बेहल ने करेक्शन टूल का यूज करने के बारे में पहले क्या कहा था, इसलिए उसने अपने प्रोफेसर को अफेक्टेड करने के लिए इक्विपमेंट का यूज करने के खिलाफ सुझाव दिया। दूसरी ओर साइमन करेक्शन टूल का यूज करना चाहता है और प्रोफेसर सहमत होते हैं। प्रोफेसर उन्हें गुड विशेष देते हैं और वे दोनों उनके निशान पर शुरू होते हैं। साइमन थोड़ा घबराया हुआ है लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि इसे वैसे ही करें जैसा उसने पिछली बार किया था। जैसे ही साइमन जादुई सर्कल बनाने के बारे में सोच रहा है वो देखता है कि हेक्टर ने करेक्शन टूल का यूज किए बिना ही स्पेल डाल दिया है। साइमन सिर्फ एक हिट के बाद कमजोर महसूस करता है। वो अपने सर्कल को बनाने पर कॉन्सेंट्रेट करता है लेकिन वो ढह जाता है। वो फिर से शुरू करने का फैसला करता है क्योंकि अगर वो इसे सिर से मारता भी है तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। फिर से शुरू करने के बारे में सोचते हुए हेक्टर उसे एक और स्पेल से मारता है। हेक्टर साइमन की ओर 5 और स्पेल भेजता है और वो एक भी नहीं बना पा रहा है। पूरी क्लास सोचती है कि क्या वो नंबर 1 है क्योंकि वो हेक्टर के खिलाफ एक भी कर्ज डालने में सक्षम नहीं है। वो साइमन को सरेंडर करना चाहता है। प्रोफेसर फेस टू फेस को बारीकी से देख रहे हैं और देखते हैं कि हेक्टर वास्तव में एक ग्रेट टैलेंट है। अपनी टैलेंट के अलावा उसमें एक टॉप कीज स्टूडेंट की मेंटालिटी भी है। प्रोफेसर को लगता है कि वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बन जाएगा जो 3rd ग्रेड तक जीवित रहेगा। साइमन दूसरी ओर नंबर 1 स्पेशल एडमिशन के रूप में प्रोफेसर को अफेक्ट्स नहीं करता है। प्रोफेसर की राय में उसके पास ब्लैक मैजिक के बारे में कोई उचित प्रायर एक्सपीरियंस या बेसिक नॉलेज नहीं है। वो सोचता है कि नेप्टस ने साइमन को नंबर 1 क्यों चुना। कीसेन में सभी 4 स्पेशल एंट्रीज को एंट्रेंस एग्जाम लिए बिना इन्वाइट किया जाता है। उन सभी को सेंचुरी की टैलेंट माना जाता है, खासकर नंबर 1 स्पेशल एडमिशन को। नंबर 1 हमेशा नेप्टस द्वारा खुद चुना जाता है जो अपने एरिया में सबसे प्रोमिनेंट इंडिविजुअल साबित होता है। इसलिए वह सोचता है कि साइमन ने वास्तव में नंबर 1 बनने के लिए क्या किया है। प्रोफेसर साइमन की स्टैमिना को नोटिस करते हैं। साइमन की एज का एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट 4th फटीग पर हार मान लेता। हालांकि साइमन अपने ओपोनेंट से 9th लीग के बाद भी हार नहीं मान रहा है। हालांकि साइमन की स्टैमिना प्रोफेसर को इंप्रेस करती है लेकिन उन्हें लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ कैट्रोलॉजी के बजाय मैजिक वॉर के लिए बेहतर होगी। इस बीच साइमन आखिरकार अपने सर्कल को स्विम और कर्स का यूज करने का मैनेजमेंट करता है। सभी के सदमे के लिए हमारे लड़के का सिंगल कर्स इतना स्ट्रांग था कि हेक्टर लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। वो सोचता है कि कोई इतना इंटेंस फटीग का स्पेल कैसे कर सकता है। साइमन का ओपोनेंट सिर्फ एक स्पेल से हारने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने पहले से ही साइमन को लगातार कर्स से थका दिया है। वो अपनी अल्टीमेट फटीग का यूज करता है जो साइमन को अपने घुटनों पर भेजता है। प्रोफेसर हेक्टर को विनर डिक्लेयर करते हैं जबकि दोनों पार्टिसिपेंट्स की अप्रिशिएट करते हैं। क्लास समाप्त होती है। प्रोफेसर अभी भी साइमन के केवल एक फटीग से एस्टॉनिशमेंट में है। उसका कर्स उन सभी फटीग को हरा देता है जो हेक्टर ने भेजी थी। प्रोफेसर बेहिल ने कभी किसी को ऐसा पावरफुल कदम उठाते हुए नहीं देखा था। इस तरह के एक अमेजिंग ब्लो को देखने के बाद वो अब दृढ़ हैं कि साइमन किसी भी तरह से कैटरोलॉजी को अपनाएगा। दृश्य साइमन के साथ बदल जाता है जो अपनी सभी क्लास के कारण पूरी तरह से थका हुआ है। उसके साथ बैठा एक और स्टूडेंट उसे बताता है कि यह थकाऊ लगता है क्योंकि वो टॉप स्पेशल एडमिशन पिक है। कीजिन में न केवल स्टूडेंट के बीच बल्कि टीचर के बीच भी कंपटीशन भयंकर है। उन्हें रिजल्ट दिखाने की जरूरत होती है और सेमेस्टर के बीच में भी निकाल दिया जाता है। इस कारण से सभी प्रोफेसर अच्छे स्टूडेंट को लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। साइमन को फाइनली पता चलता है कि प्रोफेसरों ने उसे अपने सभी क्लासेस में अपने स्किल की जांच करने के लिए बुलाया था।
इसके अलावा जिस लड़की को उसकी ओपोनेंट के रूप में चुना गया था वो मीन वॉल्वेलाइन थी। वह क्लास और यहां तक कि उनकी पूरी क्लास में टॉप पर है। हमारा लड़का उसके खिलाफ एक भी दौर नहीं जीत सका और इससे सभी प्रोफेसर कंफ्यूज हो गए। उन सभी को उम्मीद थी कि वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट होगा, लेकिन वो एक नौसिखिया निकला। साइमन उसे ये सब समझाने के लिए स्टूडेंट को धन्यवाद देता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। लड़का परेशान हो जाता है और उसे बताता है कि उन सभी ने प्रोफेसर बेहेल की क्लास में अपना परिचय दिया था। उसका नाम डिक हेवर्ड है और वो साइमन के साथ उसी क्लास में है। वो साइमन से पूछता है कि वो कैसा महसूस करता है ये देखते हुए कि हर स्टूडेंट उसके बारे में बात कर रहा है। साइमन उसे बताता है कि वे शायद सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वो कितना बुरा है। फिर वे प्रोफेसर बेहेल की क्लास में क्या हुआ इस बारे में बात करते हैं। हमारे लड़के को 10 फटीग के कर्स लगे, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये मजेदार था। ये हेवर्ड को सरप्राइज करता है। वो साइमन की आंखों में एक चमक देख सकता है क्योंकि वो उसे बताता है कि सभी क्लासेस मजेदार हैं। वो अचानक टॉपिक बदल देता है और उसे बताता है कि एक गंभीर मुद्दा है। हेक्टर के उसके खिलाफ ड्यूल जीतने के बाद उसने अपना खुद का फैशन बनाना शुरू कर दिया। बहुत से स्टूडेंट उससे इंप्रेस थे और वे अब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा वो एक पावरफुल फैमिली का सबसे बड़ा बेटा भी है, इसलिए वो नोबल बच्चों के बीच भी काफी पॉपुलर है। ये सब सुनने के बाद भी साइमन इतना दिलचस्पी नहीं लेता है। हेवर्ड उस पर चिल्लाता है और कहता है कि इस एकेडमी में पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास में हर कोई हेक्टर के इफेक्ट में आ जाता है तो अदर स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप असाइनमेंट के लिए टीम के मेंबर्स को ढूंढना मुश्किल होगा अगर वे अपना पक्ष खो देते हैं। साइमन उससे पूछता है कि वो हेक्टर से बात करने के बजाय उसके पास क्यों आया। हेवर्ड अपना सिर खुजलाता है और बताता है कि वो सिर्फ एक आम आदमी है। हालांकि आम लोगों के साथ एकेडमी में समान व्यवहार किया जाता है, फिर भी कुछ एलीट स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बैकग्राउंड को दिखाना पसंद करते हैं। साइमन उसे आश्वासन देता है कि वो उनमें से नहीं है। लड़का एक्साइटेड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके फैशन में शामिल होना चाहेगा। भले ही उसमें स्किल की कमी हो, फिर भी वो नंबर 1 स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स है। उसे नेप्टस द्वारा अकेडमी में भर्ती करने का कोई कारण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में वो ऐसी टैलेंट्स को छिपा सकता है जिनके बारे में वो भी नहीं जानता है। साइमन मुस्कुराता है और उसे बताता है कि वो किसी भी फैशन में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता है, हालांकि वो दोस्त बनने के लिए ठीक है। लड़का उसके शब्दों पर झिझकने लगता है, लेकिन फाइनली उससे दोस्त बनने के लिए सहमत होता है। वो अपनी किताब निकालता है और उसे बताता है कि ये उनकी अगली क्लास का समय है। उनकी अगली क्लास समोनोलॉजी है, जो साइमन को एक्साइटेड करती है क्योंकि वो अपने फादर की तरह क्रिएचर को बुलाना चाहता है। साइमन की क्लास में आते ही सभी स्टूडेंट्स उनके बारे में बातें करने लगे। हेवर्ड ने उनसे कहा कि वे उन पर ध्यान न दें, लेकिन जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि साइमन एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था क्योंकि वो अपनी क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड था। प्रोफेसर आखिरकार अंदर आ गए, लेकिन वो बिल्कुल भी प्रोफेसर नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें वहां रहने के लिए मजबूर किया गया है। प्रोफेसर आह भरते हैं और अपना परिचय हारून डी के रूप में देते हैं। वो ये बताकर अपना लेक्चर शुरू करते हैं कि सिनोलॉजी सभी नेक्रोमेंसर्स की जड़ है। भले ही स्कॉलर्स इसे स्वीकार नहीं करते हैं, वे कॉफिन उठाने वाले और नेक्रोफीलिया से उत्पन्न हुए थे। वो उनसे कहते हैं कि सिनोलॉजी के बारे में उन्होंने जो भी बुरी बातें सुनी हैं वे शायद सच हैं। ये सभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि किसी भी अदर टीचर ने इस तरह से बात नहीं की थी। हारून उनसे कहते हैं कि वो इस कोर्स में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को लुभाने के खिलाफ हैं। इस कारण से वो उन्हें पहले बेनिफिट और लॉस दोनों बताएंगे ताकि वे खुद फैसला कर सकें। फर्स्ट लॉस कॉस्ट है। सुमोनोलॉजी के लिए मटेरियल फी अदर सभी सब्जेक्ट के कंपेयर में अधिक होगा। वे बस लोगों या क्रिएचर को मारना शुरू नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास स्केलेटन नहीं है। यही कारण है कि वे स्केलेटन सेट या स्पेशली इलाज किए गए डेड बॉडीज को खरीदते और यूज करते हैं। हालांकि इनका यूज केवल एक बार किया जा सकता है और वे अक्सर काम से मिलने वाले रिवॉर्ड से ज्यादा मटेरियल पर खर्च करते हैं। अगर उनमें से कोई भी इस सब्जेक्ट को चुनना चाहता है तो उन्हें पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरा नुकसान यह है कि सुमोनोलॉजी बहुत हद तक क्रिएचर पर निर्भर करती है। चूंकि इसमें बुलाए गए क्रिएचर के साथ लड़ना शामिल है, जब क्रिएचर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो बुलाने वाले की पावर काफी कम हो जाती है। सुमनर्स ज्यादातर डिस्पोजेबल डेड बॉडीज के बजाय सेमी परमानेंटली फिर से तैयार किए गए मरे हुओं का यूज करते हैं। अगर फिर से तैयार किए गए मरे हुए नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल लॉस होगा। इसके अलावा जब तक उन्हें न्यू बॉडीज नहीं मिलते तब तक वे केवल देख सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सुमोनोलॉजी प्रीस्ट के खिलाफ कमजोर है। दूसरे शब्दों में यह मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सूटेबल नहीं है। सुमोनोलॉजी केवल तभी वास्तव में प्रभावी होती है जब एक फुल वॉर होता है। एक बड़े पैमाने की लड़ाई में एक नेक्रोमेंसर के लिए मटेरियल की कोई कमी नहीं होती है। हालांकि आर्मिस्टिस के कारण जो लड़ाई होती हैं वे छोटे पैमाने के लोकल वॉर होते हैं। ऐसे मामलों में कर्स और स्पिरिट कंट्रोलर कहीं अधिक स्किल्ड होते हैं।
सुमोनोलॉजी प्रीस्ट के खिलाफ कमजोर है क्योंकि एक ही मैजिक उनके मरे हुए सोल्जर को खत्म कर सकता है और डेड बॉडीज को फिर से बनाने में उन्हें बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। प्रोफेसर हारून अपने ही सब्जेक्ट के बारे में बुरा भला कहने के बाद हाइमे विक्टोरिया नाम की एक स्टूडेंट अपना हाथ उठाती है और उनसे सब्जेक्ट के बेनिफिट्स के बारे में पूछती है। वो उसे एक ठंडी निगाह से घूरता है और कहता है कि उसने अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा है, वो इसे पढ़ाना नहीं चाहता। फिर वो 3 सेंटेंस में बेनिफिट्स के बारे में बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि ये उनकी पसंद है कि वे अपने दूसरे सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अगर उनमें इसके लिए हिम्मत नहीं है तो उन्हें कभी भी इस एरिया में नहीं आना चाहिए। वो कहता है कि अगर वे अपने दूसरे साल के बाद रोने और अपने मेजर को बदलने के लिए भीख मांगने वाले हैं तो ये शायद उनके लिए सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर वे इसे केवल इसलिए मेजर के रूप में लेने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये कम कॉम्पिटिटिव हो सकता है तो वो पर्सनली उन्हें निकाल देगा। उनके बात खत्म करने के बाद क्लास आखिरकार शुरू होती है। वो सभी स्टूडेंट्स को एक आइलैंड रेट के स्केलेटन की बोन्स सौंपते हैं। जैसे ही साइमन बॉक्स खोलता है वो बोन्स पर लिखे हुए नंबरों को देखता है। इस क्रिएचर की बोन्स की स्ट्रक्चर ह्यूमन की तरह है, लेकिन ये ह्यूमन स्केलेटन के कंपेयर में काफी सिंपल और चीप है। प्रोफेसर उन्हें एक पिक्चर दिखाते हैं जिसमें क्रिएचर की वाइट बॉडी रचना है। वो स्कल उठाता है और स्टूडेंट्स को काम शुरू करने का इंस्ट्रक्शन देता है। स्कल के अंदर एक मैजिकल सर्कल करेक्शन टूल है। स्टूडेंट्स को स्कल के अंदर पहुंचना होगा और मैजिकल सर्कल बनाने के लिए इस करेक्शन टूल का यूज करना होगा। इससे पहले कि प्रोफेसर आगे कुछ समझा पाते सभी स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं क्योंकि स्कल जीवित हो गई हैं। हारून मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें चेतावनी देने में थोड़ी देर हो गई। भले ही सभी स्कल पागल हो रही हैं, साइमन का स्केलेटन कुछ भी नहीं कर रहा है। हेवर्ड उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने पहले इन चीजों से निपटा है क्योंकि उनकी स्कल शांत लग रही है। प्रोफेसर उन्हें प्रोसेस के आदी होने का इंस्ट्रक्शन देते हैं क्योंकि मैजिकल सर्कल को एक्टिव करने से मरे हुए जाग जाते हैं। हालांकि स्कल अपने आप नहीं चल सकती है, इसलिए अब उन्हें इसके लिए एक बॉडी बनाना होगा। एक नेक्रोमेंसर को उस क्रिएचर की बोन्स की स्ट्रक्चर से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए जिसे वे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन आइलैंड रेट जैसे छोटे जीवों में केवल 53 होती है। इससे उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। उनकी सहायता के लिए बोन्स पर पहले से ही नंबर लगे होते हैं। स्टूडेंट्स को बस इन मार्किंग के अकॉर्डिंग बोन्स को रखना होता है। प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शन की मदद से सभी स्टूडेंट्स अपने मरे हुए क्रिएचर को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। हारून जोर देते हैं कि उन्हें बोन्स की स्ट्रक्चर को सही ढंग से रखना होगा क्योंकि गलत असेंबली क्रिएचर को ठीक से चलने से रोकेगी। अगर वे क्रम गलत करते हैं तो बोन्स एक इंपॉर्टेंट मोमेंट में टूट सकती हैं। हेक्टर और टॉप ग्रेड वाली लड़की अदर सभी स्टूडेंट से पहले खत्म कर देती हैं। जैसे ही प्रोफेसर सभी की प्रगति की जांच करने और स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए चलते हैं, साइमन को अपने पहले स्केलेटन पर गर्व महसूस होता है। हेवर्ड उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसका स्केलेटन अपनी लेग की बोन को हाथ से क्यों जोड़ रहा है। साइमन उसे बताता है कि उसने शायद उन्हें गलत क्रम में रखा है, इसलिए स्केलेटन हाथों को टांगों के लिए समझ रहा है। प्रोफेसर आखिरकार अनाउंसमेंट करते हैं कि समय समाप्त हो गया है और वे क्लास के फाइनल पार्ट के लिए एक प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो साइमन और हेक्टर को क्लास के सामने बुलाते हैं। जैसे ही वे दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, प्रोफेसर हारून बताते हैं कि उनके पास 10 मिनट हैं। उनका टारगेट एक स्केलेटन को इकट्ठा करना और हार पाने के लिए उसका यूज करना है। इन 10 मिनटों के अंत में जिसके पास हार होगा वह विजेता होगा। उन्हें हार खुद लेने या ब्लैक मैजिक का यूज करने की परमिशन नहीं है। दोनों स्टूडेंट्स टाइमर शुरू होते ही अपने बॉक्स खोलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही साइमन स्कल उठाता है, उसे विश्वास होता है कि वो ये जीत सकता है। वह पूरी रीढ़ की हड्डी को पहले रखकर शुरू करने का फैसला करता है। उसे आश्चर्य होता है, एक्सेसरी बोन से के स्ट्रक्चर वाले पिक्चर को छिपा देता है, जिसका मतलब है कि उनके पास रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं है। साइमन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन है कि वो बोन्स पर लगे मार्किंग का यूज करके स्केलेटन को एक साथ रख सकता है। हमारे लड़के के लिए अनफॉर्चुनेटली इन बोन्स पर कोई नंबर नहीं है। प्रोफेसर उसे एक कठोर लहजे में याद दिलाते हैं कि उसने पहले जिस स्केलेटन के लिए बोन्स का यूज किया था वे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए थी। मार्केट में बेचे जाने वाले स्केलेटन सेट पर वे नंबर नहीं होते हैं। वो उसकी तरफ देखता है और उसे बताता है कि एक नेक्रोमेंसर को क्रिएचर की बोन्स की स्ट्रक्चर से अच्छी तरह फेमिलियर होना चाहिए। इस बीच हेक्टर अपने स्केलेटन को इस तरह से इकट्ठा करने में व्यस्त है जैसे कि ये उसकी रूटीन वर्क है। साइमन ने अभी भी हार नहीं मानी है क्योंकि वो सोचता है कि वो मेन बोन्स के क्रम को याद करने में सक्षम हो सकता है। प्रोफेसर हारून उसकी तरफ देखते हैं और महसूस करते हैं कि भले ही वो नंबर 1 स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने पहले कभी स्केलेटन को एक साथ नहीं रखा है। दूसरी ओर हेक्टर ने पूरे स्केलेटन के क्रम और स्ट्रक्चर को याद कर लिया है। उसने एक तैयारी कोर्स भी किया है जो उसकी मदद कर रहा है। प्रोफेसर सोचते हैं कि उसमें कुछ टैलेंट है, लेकिन उन्हें साइमन से वही चीज महसूस नहीं होती है। वो सोचते हैं कि हेक्टर उस क्लास में एकमात्र स्टूडेंट हो सकता है जिसमें कोई टैलेंट है।
अचानक हेक्टर का स्केलेटन खड़ा हो जाता है और हर कोई उसके लिए चीयर करने लगता है। वो साइमन को कुचलना और पूरी क्लास के सामने उसे शर्मिंदा करना चाहता है। बिना कोई समय बर्बाद किए वो अपने स्केलेटन को आगे भेजता है, रेड टेबल पर कूदता है और तुरंत हार को पकड़ लेता है। अब दोनों स्टूडेंट्स के पास मैच खत्म होने से पहले केवल 5 मिनट हैं। साइमन अभी भी अपने स्केलेटन को इकट्ठा करने की प्रोसेस में है। उसे एहसास होता है कि हेक्टर के खिलाफ जीतने की उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि उसने कोई तैयारी के सबक नहीं लिए थे। अपनी याददाश्त पर भरोसा करने और बोन्स के क्रम को याद रखने के बजाय वो सब कुछ छोड़ देने और बस अपनी कॉन्शियंस के साथ जाने का फैसला करता है। साइमन स्केलेटन को तोड़ देता है और उसे एक अलग क्रम में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। सभी स्टूडेंट्स उसे कंफ्यूजन में देखते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उसने पहले ही हार मान ली है। साइमन जानता है कि उसका टारगेट सही स्केलेटन बनाना नहीं है, बल्कि केवल हार को प्राप्त करना है। उसके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में सोचने का समय नहीं है और वो बस जितनी जल्दी हो सके स्केलेटन को इकट्ठा करना चाहता है। साइमन पूरी स्ट्रक्चर के लिए एक अलग अप्रोच अपनाता है और अपनी कॉन्शियंस के आधार पर बोन्स को एक साथ रखना शुरू कर देता है। जैसे ही प्रोफेसर उसके स्केलेटन पर नजर डालते हैं, वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि साइमन ने वास्तव में एक ग्रे रेट का स्केलेटन इकट्ठा कर लिया है। दूसरे शब्दों में, यह आइलैंड रेट के स्केलेटन की स्ट्रक्चर थी इससे पहले कि वो एडवांस्ड हुआ। भले ही स्ट्रक्चर पूरी तरह से समान नहीं है, फिर भी ये मरे हुए हैं, तो उसे सभी डिटेल को सही करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर हारून सोचते हैं कि बिना तैयारी के कोई अपनी खुद की तर्क से इसे कैसे निकाल सकता है, बजाय इसके कि वे अपने नॉलेज पर भरोसा करें। साइमन के स्केलेटन के खेल में आने के साथ सभी स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं। हेक्टर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो है जिसने सबसे कम समय में सही स्केलेटन बनाया, हालांकि उसका राइवल सेंटर स्टेज ले रहा था। ये उसे बहुत गुस्सा दिलाता है और वो अपने स्केलेटन को चूहे पर हमला करने के लिए आगे भेजता है। सिर्फ एक झटके में साइमन का स्केलेटन टुकड़ों में टूट जाता है। हेक्टर हंसता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो जीत गया है। साइमन उसे देखकर मुस्कुराता है और स्केलेटन की बाजू की हड्डी का यूज करके हार छीन लेता है। हेक्टर प्रोफेसर से शिकायत करता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरे स्केलेटन के साथ हार को प्राप्त करना था, न कि सिर्फ एक हड्डी से। साइमन अपनी उंगली चटकाता है, जिससे उसका पूरा स्केलेटन तुरंत वापस एक साथ आ जाता है। समय समाप्त हो जाता है और साइमन को उस राउंड का विजेता घोषित किया जाता है। वो एक्साइटमेंट से अपनी ग्रे रेट के स्केलेटन को हवा में उठाकर एकेडमी में अपनी फर्स्ट विक्ट्री का जश्न मनाता है। टीचर के कमरे में सभी प्रोफेसर एक साथ बैठते हैं और अपनी पहली क्लास के दिन पर चर्चा करते हैं। टीचर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स के कितने महान होने के बारे में चर्चा करते हैं। एक प्रोफेसर टॉप ग्रेड वाली लड़की मीन का मेंशन करता है और कहता है कि उसने अपने पहले दिन एक चेन पॉइजन बनाया। दूसरा प्रोफेसर उसे बताता है कि विलन फैमिली के सभी 7 चिल्ड्रन एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं। वे सेरेन और चैटल मेयर नाम के एक स्टूडेंट के बारे में भी बात करते हैं। एक प्रोफेसर चैटल को अपनी क्लास में लेने के लिए क्यूरियस लगता है। अदर प्रोफेसर उसे याद दिलाते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान किसी स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में आने की परमिशन नहीं है। इन सब में कोई प्रोफेसर बीहिल का मेंशन करता है और उनसे उनकी क्लास के बारे में पूछता है। प्रोफेसर बीहिल अनजान होने का नाटक करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मतलब है। अदर प्रोफेसर उनकी क्लास में स्पेशल एडमिशन नंबर 1 स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट अपनी क्लास के एक अदर स्टूडेंट के खिलाफ 10 से 1 से हार गया। यह सुनकर अदर प्रोफेसर सोचते हैं कि क्या वास्तव में स्टूडेंट के बारे में कुछ भी खास नहीं है। प्रोफेसर बीहिल बताते हैं कि साइमन में ग्रेट स्टैमिना थी, क्योंकि वो अपनी पहली क्लास में 9 बार एग्जॉस्ट कर्स को सहने में सक्षम था। ये उसे अलग दिखाने के लिए इनफ नहीं है। इसलिए प्रोफेसर हारून की ओर मुड़ते हैं और उनसे साइमन के साथ उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। बिना उनकी तरफ देखे वो कहते हैं कि वो एक स्लोइंग एवरेज दर्जे का लड़का है, लेकिन उसमें कुछ ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी थी। जबकि अदर सभी प्रोफेसर फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर बीहिल अभी भी इस बात से हैरान है कि हारून ने अभी अभी क्या कहा। वो जानता है कि वो सिर्फ एक स्मोक का कर्टेन डाल रहा है। उनके लिए एक स्टूडेंट के बारे में ऐसी बातें कहना बेहद रेयर है, जिसका मतलब है कि उन्हें साइमन वास्तव में पसंद आया होगा। ये सबसे अच्छी तारीफें थीं जो वो दे सकते थे। इसके साथ प्रोफेसर बीहिल साइमन में अधिक रुचि लेने लगते हैं। वो हारून को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो अभी भी पिछले साल के अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा था कि उनका अब सीधे स्टूडेंट्स को सलाह देने का इरादा नहीं है। इससे पहले कि प्रोफेसर हारून इसका जवाब दे पाते, नेप्टिस दरवाजा खोलकर कमरे में घुस जाती है। प्रोफेसर बहिल उसके लिए एक आइसक्रीम बुलाते हैं, जिसे वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। सभी को नमस्कार करने के बाद वो बैठ जाती है और उनसे नए स्टूडेंट्स के साथ उनके पहले दिन के बारे में पूछती है। जबकि अदर सभी प्रोफेसर अपने पसंदीदा स्टूडेंट्स के बारे में बकबक करना शुरू कर देते हैं, प्रोफेसर हारून दूरी से चुपचाप देखते हैं। नेप्टिस उनसे कहती है कि वे किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट उन्हें करें और जल्दी घर जाएं, क्योंकि ये पहला दिन है।
प्रोफेसर हारून उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि वो उससे एक निजी चर्चा करना चाहते हैं। सभी प्रोफेसर एक ही समय में शॉक और क्यूरियस होते हैं। प्रोफेसर बीहिल मुस्कुराते हैं जैसे ही वो उन दोनों को जाते हुए देखते हैं। वो जानते हैं कि नेप्टिस हारून को वो नहीं बताएगी जो वो इतनी आसानी से जानना चाहता है। रिसेप्शन एरिया में वापस साइमन और हेवर्ड एक कमरा ढूंढने में व्यस्त हैं। उन्हें 2 खाली जगहों वाला कमरा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनमें से ज्यादातर पहले से ही भरे हुए हैं। वे थोड़े देर से आए थे और अदर सभी स्टूडेंट्स ने पहले ही अपने कमरे ढूंढ लिए थे। डेस्क पर बैठी लड़की उनसे माफी मांगती है क्योंकि वो उन्हें इन्फॉर्म करती है कि 2nd फ्लोर पर भी उनके लिए कोई खाली जगह नहीं है। 3rd और 4th फ्लोर भी सिमिलर हैं। साइमन फैसला करता है कि उन्हें खुद ही फर्श पर जाकर जांच करनी चाहिए। लड़की उनके साथ जाने के लिए सेल्फ सर्विस करती है क्योंकि वो मदद कर सकती है। जैसे ही वे चल रहे होते हैं, लड़की गलती से एक स्टूडेंट से टकरा जाती है जो उसके रास्ते में आ रहा होता है। वो उसे धक्का देता है और उस पर नीचा दिखाना शुरू कर देता है क्योंकि वो एकेडमी में सिर्फ एक देखभाल करने वाली है। वो माफी मांगना शुरू कर देती है लेकिन लड़के अभी भी नहीं माने हैं। साइमन बीच में आता है और उनसे पूछता है कि क्या वे उसे उससे बात करते हुए नहीं देख सकते। हेवर्ड भी शामिल हो जाता है और बताता है कि वे जानबूझकर उससे टकराए थे। यह स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा दिलाता है और वे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक एक स्टूडेंट साइमन को स्पेशल एडमिशन नंबर 1 स्टूडेंट के रूप में पहचान लेता है और वे सभी भाग जाते हैं। लड़की उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है और वे अपर फ्लोर तक अपने रास्ते पर जारी रखते हैं। जैसे ही वो पन्नों को पलटती है, उसे पता चलता है कि 4th फ्लोर पर वास्तव में 2 जगहों वाला एक कमरा है। कमरा बड़ा है और इसमें अच्छे दृश्य हैं। हालांकि जैसे ही लड़की उस कमरे में स्टूडेंट्स के नामों की जांच करना शुरू करती है, वो तुरंत घबरा जाती है और सुझाव देती है कि उन्हें अलग अलग कमरों में जाना चाहिए। जब वे उससे पूछते हैं कि कमरे में क्या गलत है, तो वो उन्हें बताती है कि इसमें पहले से ही स्टूडेंट्स हैं। उनमें से एक काजिन एडवॉल्ट है और ये इस ग्रेड में उसका दूसरा साल है। वो दूसरी ग्रेड में जाने में विफल रहा क्योंकि उसे कुछ समस्याएं थीं, इसलिए उसे फिर से शुरू करना पड़ा। लड़की उनसे फुसफुसाती है कि उसके बहुत से रूममेट्स ने अपने कमरे बदलने का डिमांड किया था। स्टूडेंट्स के चेहरे पर चोट के निशान थे। भले ही काजुन इन मामलों में सख्त है, किसी कारण से किंजुन बिना निकाले गए जीवित रहने में कामयाब रहा। ये सब सुनकर हेवर्ड साइमन से पूछता है कि क्या उन्हें बस एक अलग कमरा ढूंढना चाहिए, लेकिन साइमन सुझाव देता है कि उन्हें कम से कम इसे देखना चाहिए और हेलो कहना चाहिए। वे दोनों एक लड़के के पास कमरे में एंटर करते हैं जो अपने बिस्तर पर सो रहा है। साइमन उसे जगाने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उन दोनों के लिए उस कमरे में उसके साथ रहना ठीक है। किंजुन उन्हें एक खूनी निगाह से घूरता है, लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वे सिर्फ कुछ नए स्टूडेंट्स हैं। वो उनसे कहता है कि उन्हें उसके प्रति इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उनके समान ग्रेड में है। वो अपना सिर खुजलाता है और उनसे कहता है कि जब तक वे इस कमरे में रहते हैं तब तक 2 चीजों को ध्यान में रखें। पहली चीज उसके काम में दखल न देना और दूसरी चीज उसे सोने से पहले परेशान न करना है। एक बार जब वो सो जाता है तो वे जो चाहें कर सकते हैं। साइमन उससे पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो उन्हें कमरे में रहने दे रहा है। किंजुन उनसे दूर मुड़ता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई न कोई आखिरकार इस कमरे में रहने वाला है। वे दोनों उसे चुपचाप देखते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो फिर से सो गया है। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और एक लेडी को बताते हैं कि वे यहीं रहने वाले हैं। लेडी उन्हें कहती हैं कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उन्हें बता दें क्योंकि वो तुरंत डॉम मास्टर को उसकी खबर देंगी। उनके जाने के बाद दोनों कमरे में वापस जाते हैं और सोचते हैं कि क्या किंजुन सच में नहीं जागेगा। तभी हेवर्ड अचानक से अपनी सारी किताबें जमीन पर गिरा देता है। इतनी तेज आवाज के बावजूद भी किंजुन अभी भी सो रहा होता है, जिससे वे दोनों मान जाते हैं कि वो मजाक नहीं कर रहा था। साइमन को लगता है कि जब तक वे उसके रूल्स को फॉलो करेंगे वो एक बुरा इंसान नहीं है। हेवर्ड उसे 2nd फ्लोर पर मिले एक बाथ हाउस के बारे में बताता है। सीन बदल जाता है और साइमन नहाने के बाद एक बच्चे की तरह बर्ताव करता है। हेवर्ड उससे पूछता है कि क्या वो पहाड़ों में रहता है, क्योंकि उसने कभी किसी को इतनी साधारण सी शावर स्टॉल को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं देखा। वो मजाक में उसे कहता है कि हर बार शावर में एक बटन दबाने के बाद उसे वाव नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बाकी स्टूडेंट उसके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे। साइमन उसे बताता है कि वो सिर्फ अकेडमी में आकर खुश है। हेवर्ड कहता है कि वे अकेडमी में रहेंगे या नहीं ये उनके ग्रेड पर निर्भर करेगा। 2nd क्लास में सिर्फ 300 स्टूडेंट है और उनकी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट होने का एकमात्र रीजन स्टूडेंट प्रोटेक्शन पीरियड है। इस ड्यूरेशन के दौरान प्रोफेसर ऑफिशियली तौर पर स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन या ग्रेड नहीं दे सकते हैं। वे उनसे बात भी नहीं कर सकते और न ही उन्हें निकाल सकते हैं। हालांकि इस ड्यूरेशन के बाद स्टूडेंट्स को निकालना आम हो जाएगा। इसका रीजन लो परफॉर्मेंस, सक्सेस की कोई उम्मीद न दिखाना या कुछ और हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट 2nd ग्रेड तक टिक जाता है तो उसे लगभग कहीं भी जॉब की गारंटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होने में कामयाब होता है तो वे लीडर बन सकते हैं।
इस अकेडमी के ग्रेजुएट रॉयल फैमिली का हिस्सा बनने के अलावा कुछ भी बन सकते हैं। हालांकि वे एक छोटे स्टेट की प्रिंसेस से शादी कर सकते हैं। यह सब सुनकर साइमन हेवर्ड से पूछता है कि क्या वो एक नोबल बनना चाहता है। हेवर्ड उसे बताता है कि नोबल बनने के कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन उसके टारगेट कुछ और हैं। वह सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तो साइमन अचानक से जमीन से एक बक्सा निकालता है, जिससे उसका दोस्त डर जाता है। वो बताता है कि यह एक सबस्पेस है। बक्से में आइलैंड राटमैन के लिए एक स्केलेटन किट है। चूंकि साइमन ने प्रिपरेशन की क्लास नहीं ली है, वो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहता है। जैसे ही वो स्कल निकालता है, हेवर्ड उससे पूछता है कि क्या वो इस बार इसे सही क्रम में जोड़ेगा। साइमन मुस्कुराता है और कहता है कि वो अपनी गट फीलिंग के साथ चलेगा। वो बोन्स को जोड़ना शुरू करता है और कुछ ही समय में पूरा स्केलेटन तैयार हो जाता है। एक नज़र डालने के बाद वो देखता है कि एक टांग हिल रही है और वो इसे बेहतर कर सकता है। वह तुरंत स्केलेटन पर हमला करता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। हेवर्ड हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। साइमन कुछ नहीं कहता है। वो बस उस क्लास के लेसन के बारे में सोचता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जानता है कि स्केलेटन हमेशा अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं। अगर उसे क्रम पता है तो बोन्स को जोड़ना मुश्किल नहीं होगा। साइमन तुरंत अपना हाथ उठाता है और पूरा स्केलेटन वापस जुड़ जाता है। उसका फ्रेंड इंप्रेस होता है और उससे पूछता है कि उसने बिना किसी तैयारी की क्लास लिए ये कैसे कर लिया। वो जम्हाई लेता है और कहता है कि वो सोने जा रहा है। साइमन उसे बताता है कि वो और प्रैक्टिस करना चाहता है, इसलिए वो शायद थोड़ी देर और जागता रहेगा। वो कमरे में बैठता है और बोन की स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन आजमाता है। जैसे ही वो बोन्स के अलग अलग क्रमों के साथ यूज करता है, वो हर कॉम्बिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेता है। बोन्स के लिए सभी कॉम्बिनेशन फॉर्मूला नेक्रोमांसर्स द्वारा लंबे समय से एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं। वे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ट्रायल एंड एरर से गुजरे होंगे। साइमन ये सब जानता है और ये उसे उन नेक्रोमांसर्स की और भी अधिक सराहना कराता है। वो हाथ की बोन्स के लिए एक और कॉम्बिनेशन आजमाता है, लेकिन ये अनडेड के लिए बहुत आरामदायक नहीं लगता है। इसलिए वो उसे हटा देता है और बोन्स को उसकी जगह पर वापस रख देता है। वो सोचता है कि बोन्स को सिस्टमैटिक करने का हमेशा एक बेहतर तरीका होता है और वो उन्हें खोजने का सबसे तेज तरीका सीखना चाहता है। वो सोचता है कि अपने पिता और लॉरेन की तुलना में उसमें क्या कमी है, क्योंकि वे दोनों बिना किसी अटेम्प्ट के मरे हुए स्केलेटन को बुला लेते थे। साइमन और अधिक सीखने के लिए अपनी अगली क्लास का बेसब्री से इंतजार करता है। अगली सुबह प्रोफेसर एरिक डार्कनेस की मोबिलिटी पर अपना लेक्चर शुरू करते हैं। वो दावा करते हैं कि डार्कनेस एक नेक्रोमांसर की फाउंडेशन है। वो ये पूछकर लेक्चर शुरू करते हैं कि ब्लैक मैजिक को बनाने के लिए डार्कनेस का यूज कैसे किया जाता है। प्रोफेसर बताते हैं कि उन्हें पहले डार्कनेस के फ्लो, रून वर्ड्स और मैजिक सर्कल के मैकेनिज्म को समझना होगा। रून वर्ड्स डेल के टेम्पल की हमेशा जलती हुई मशाल से शुरू हुए। किसी ने भी ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि मशाल बुझी क्यों नहीं, क्योंकि इसे गॉड का अनादर माना जाता था। एक दिन लोगों ने मशाल की राख में अक्षर देखे। पता चला कि पूरा मिरेकल सिर्फ लेटर्स के कारण हुआ था। यह रून वर्ड्स की प्रोड्यूस की कहानी थी। इन रून वर्ड्स में सालों भर में अनगिनत सुधार और बदलाव हुए हैं। प्रोफेसर बोर्ड पर एक मैजिक सर्कल बनाकर रून वर्ड्स का डिस्प्ले करना शुरू करते हैं। वो रून वर्ड्स का यूज कैसे किया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल देने के लिए 2 मैजिक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल रून वर्ड्स के गलत उपयोग के कारण एक्टिव नहीं हो सकता है। प्रोफेसर आखिरकार अपना लेक्चर खत्म करते हैं और स्टूडेंट्स को अगली क्लास के लिए एक असाइनमेंट देते हैं। उन्हें नॉन एक्टिव मैजिकल सर्कल को एड्रेस करना होगा और उसे काम कराना होगा। हेवर्ड को क्लास के बाद बहुत थकान महसूस होती है, क्योंकि उसे लगा कि ये बहुत उबाऊ था। दूसरी ओर साइमन को लगता है कि कक्षा ठीक थी। भले ही उसे लेक्चर का ज्यादातर हिस्सा समझ नहीं आया, फिर भी उसे प्रोफेसर का सब कुछ बताने का तरीका पसंद आया। वे दोनों अपनी मैजिकल बैटल की क्लास के लिए एक खाली मैदान की ओर जाते हैं। बाकी स्टूडेंट भी प्रोफेसर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। एक लड़की अपनी तरफ कुछ आते हुए देखती है। यह हिप्पो का एक बड़ा झुंड है जो उनकी तरफ दौड़ रहा है। स्टूडेंट घबरा जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि हिप्पो उनके चारों ओर गोल गोल दौड़ते हैं। हिप्पो में से एक पर बैठे एक आदमी ने उन्हें बताया कि प्रोफेसर होंगपिंग अपनी क्लास रोग माउंटेन में लेंगी। वह सभी को हिप्पो पर चढ़ने का ऑर्डर देता है। हेवर्ड साइमन से फुसफुसाता है कि प्रोफेसर को अजीब होने के लिए जाना जाता है और वो रोग माउंटेन के अलग अलग हिस्सों में कैंप लगाती हैं। स्टूडेंट में से एक उस आदमी को ऑर्डर देता है कि वे हिप्पो पर चढ़ने से पहले उन पर एक गलीचा डाल दें। बिना कुछ कहे वो आदमी हिप्पो से कूदता है और उस स्टूडेंट को जमीन पर लात मारता है। स्टूडेंट उस पर चिल्लाता है और उसे नौकर कहता है। यह सुनकर वो आदमी पूछता है कि क्या नए स्टूडेंट वाकई इतने बेवकूफ हैं। वो बताता है कि वो एक टीए है और नौकर नहीं है। इससे स्टूडेंट तुरंत माफी मांगता है। स्टूडेंट्स को कुछ शिष्टाचार सिखाने के बाद वो आदमी वापस हिप्पो पर कूदता है और सभी को चढ़ने का इंस्ट्रक्शन देता है। हिप्पो पर 3 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, लेकिन उनके बड़े आकार के कारण उन पर चढ़ना मुश्किल है।
साइमन एक लड़की को चढ़ने में स्ट्रगल करते हुए देखता है और उसकी मदद करने की पेशकश करता है। उसके चढ़ने के बाद हिप्पो दौड़ना शुरू कर देते हैं और सभी स्टूडेंट पूरी तरह से केओस में होते हैं। टीए उन्हें बताता है कि अगर वे हिप्पो से गिरते हैं तो वे शायद मर जाएंगे, इसलिए उन्हें कसकर पकड़ना चाहिए। हिप्पो से मरना। स्टूडेंट आखिरकार रोग माउंटेन पहुंचते हैं और थक जाते हैं। उन्हें पीने के लिए कुछ दिया जाता है और आराम करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। जैसे ही वे सांस लेना शुरू करते हैं, वे अपनी क्लास की प्रोफेसर की आवाज सुनते हैं। उनका नाम हंगपांग तुन सुअर मार्लोट है, इसलिए हम अब से उन्हें प्रोफेसर होंगपांग कहेंगे। वह मैजिकल बैटल पढ़ाने वाली है। कुंदर हाइड्रा एक जायंट अनडेड मॉन्स्टर था जिसने 4 चोरों को जलाकर राख कर दिया था। प्रोफेसर होंगपांग ने इस मॉन्स्टर से 5 डेज तक लड़ाई की थी और आखिरकार उसकी 100 गर्दनें तोड़कर उसे हरा दिया था। प्रोफेसर सभी को 4 के पिलर्स में खड़े होने और लाइन में लगने का इंस्ट्रक्शन देती हैं। वो बस उन्हें बताती हैं कि उन्हें जाना है और बिना कुछ समझाए भाग जाती हैं। जैसे ही स्टूडेंट अनिच्छा से उनका पीछा करते हैं, वो उन्हें बताती हैं कि मैजिकल बैटल की ओरिजिनल बातें फिजिकल फिटनेस से शुरू होती हैं। साइमन प्रोफेसर से इंप्रेस होता है क्योंकि उनकी फिटनेस एक अलग लेवल पे लगती है। वो उन्हें बताती हैं कि जो नेक्रोमांसर मेनली मैजिकल बैटल पर निर्भर करते हैं, उन्हें बैटल नेक्रोमांसर कहा जाता है। अगर वे कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग लेते हैं तो डार्कनेस उनके शरीर से रेशम की तरह आसानी से बहेगा। ये कपड़ों का आकार भी ले सकता है और इसे डार्क रोब कहा जाता है। ये डार्क रोब बैटल नेक्रोमांसर्स की स्पेशलिटी है। जैसे ही वे जंगल में पहुंचते हैं, प्रोफेसर होंगपांग स्टूडेंट्स को पेड़ों का ध्यान रखने की चेतावनी देती हैं। साइमन आगे देखता है और बच्चों के एक झुंड को बस जंगल से दौड़ते हुए देखता है। हेवर्ड उससे पूछता है कि इतने लंबे समय तक दौड़ने के बावजूद वो अभी भी ठीक कैसे है। वो मुस्कुराते हुए पीछे देखता है और उसे बताता है कि उसके होम टाउन में ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इसलिए बहुत समय बाद दौड़ना मजेदार है। इस समय तक ज्यादातर स्टूडेंट थक चुके होते हैं। प्रोफेसर एक चट्टान के किनारे पर रुकती हैं और बताती हैं कि अब उन्हें डार्कनेस का यूज करके घाटी पर कूदना होगा। अगर वे फेल होते हैं तो वे सीधे नीचे नदी में गिर जाएंगे। प्रोफेसर उन्हें अपने हाथों के बजाय अपने पैरों के नीचे से डार्कनेस निकालने का इंस्ट्रक्शन देती हैं। वो हवा में कूदकर और एक फ्लिप करके इसे दिखाती हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे वे डार्कनेस को स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हों। प्रोफेसर पहली हैं जो कूदती हैं। कुछ अदर स्टूडेंट्स तुरंत उनके बाद आते हैं और बड़ी मुश्किल से कूद पूरी कर पाते हैं। वो उन्हें डार्कनेस जल्दी छोड़ने का इंस्ट्रक्शन देती हैं क्योंकि अगर वे इसे बहुत देर से करते हैं तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। साइमन अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रोफेसर ने जो कहा था उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। हेवर्ड को लगता है कि ज्यादा सोचना इसे और खराब कर देगा, इसलिए वो अंत की ओर दौड़ता है और अपनी छलांग लगाता है। हवा में वो हेक्टर को देखता है जिसने अब तक की सबसे ऊंची छलांग लगाई है। अपनी छलांग सक्सेसफुली पूरी करने के बाद हेवर्ड साइमन को बुलाता है और उसकी छलांग के लिए उसे एनकरेज करता है। साइमन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है और फिर आगे कूदता है। जैसे ही वो उतरता है, उसका दोस्त उसे बताता है कि उसने सबसे ऊंची छलांग लगाई है। प्रोफेसर होंगपिंग भी इंप्रेस होती हैं और उसकी छलांग के लिए उसे अप्रिशिएट करती हैं। जैसे ही वो अपने दोस्त के साथ जश्न मनाता है, हेक्टर गुस्से में उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाता है। प्रोफेसर उन्हें बताती हैं कि वे अगले एरिया में जाने से पहले अदर स्टूडेंट्स का यहां आने का इंतजार करेंगे। जब वे इंतजार कर रहे होते हैं तो हेवर्ड एक किताब निकालता है जिसमें उन स्टूडेंट्स के नाम होते हैं जिन्हें उन्हें आगे आने वाली ग्रुप क्लास के लिए भर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। क्लासेस अगले हफ्ते शुरू होती हैं, इसलिए उसने सोचा कि उन्हें पहले से तैयारी करनी चाहिए। हेवर्ड ने सूची में जो रिसर्च किया था उसे देखकर साइमन इंप्रेस होता है। वो खुद से सोचता है कि उसका दोस्त अदर स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने में कामयाब रहा, जबकि वो मुश्किल से लेक्चर का पालन कर सका। साइमन सोचता है कि क्या यही कारण था कि वो हेक्टर के बजाय उसके पास आया था, क्योंकि वो जानता था कि वो उसके साथ नहीं मिल पाएगा। वो उससे स्टूडेंट्स पर उसकी राय पूछता है। हेवर्ड उसे बताता है कि उनकी क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट जीनियस हैं। वो उस लड़की की ओर इशारा करता है जो उनके साथ हिप्पो पर सवार थी और प्रेडिक्शन करता है कि वो प्रोटेक्शन पीरियड के बाद स्कूल छोड़ सकती है। वो उन 2 स्टूडेंट्स में से थी जो कूदने में फेल रहे। अचानक टीचर सभी स्टूडेंट्स को फिर से दौड़ना शुरू करने के लिए बुलाती हैं। जैसे ही स्टूडेंट दौड़ने की तैयारी करते हैं, साइमन देखता है कि हिप्पो का एक झुंड पूरी गति से उनकी तरफ दौड़ रहा है। स्टूडेंट प्रोफेसर को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं दिखती हैं। जैसे ही हिप्पो करीब आते हैं, साइमन क्लास में सीखी न्यू टेक्निक का यूज करके जमीन से कूदता है और एक्सीडेंट से बचता है। वो सोचता है कि हिप्पो उन पर क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी प्रोटेक्शन पीरियड है। इससे उसे लगता है कि ये वास्तव में असली है और क्लास का हिस्सा नहीं है। जैसे ही वो अपने अदर क्लासमेट्स के बारे में चिंता करना शुरू करता है, वो देखता है कि उन्होंने पहले ही सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है। उनमें से कुछ ने हिप्पो को नीचे गिराने के लिए कोर्सेस का यूज किया, जबकि अदर पेड़ों पर कूद गए। वो वापस नीचे आता है और महसूस करता है कि वो बेकार में चिंतित था। यहां तक कि उसका दोस्त हेवर्ड भी एक खंभे पर चढ़कर हिप्पो से बच निकला।
उसे देखकर हेवर्ड उसे बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिप्पो उनकी प्रोफेसर के कंट्रोल में है। भले ही वो मैजिकल बैटल में एक एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो ड्रूइड ब्लड लाइन की पावर का भी यूज कर सकती हैं। जब वो खंभे पर था तो उसने देखा कि हिप्पो उन स्टूडेंट से बच रहे थे जो जमीन पर गिर गए थे। अचानक टीए स्टूडेंट्स पर चिल्लाता है और उन्हें दौड़ना जारी रखने का इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि हिप्पो उनके लिए वापस आएंगे। स्टूडेंट आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और ये वास्तव में काफी सुंदर है। प्रोफेसर चारों ओर सुंदर फूलों के साथ एक घास के मैदान में खड़ी हैं। इससे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और वे उनकी तरफ दौड़ते हैं। वो उन्हें बताती हैं कि उन्होंने समय से पहले कीज को फोन किया था और उनके लिए लंच की व्यवस्था की थी। स्टूडेंट उनकी सराहना करना शुरू कर देते हैं और कुछ उन्हें अपना पसंदीदा भी मानते हैं। हेवर्ड और साइमन एक साथ बैठते हैं और प्रोफेसर पर डिस्कस करते हैं। साइमन को लगता है कि वो उससे थोड़ी अलग है जो उसने यहां आने से पहले सुना था। उसने सुना था कि वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कीज प्रोफेसर थी। हेवर्ड को इस पर विश्वास नहीं होता है और वो उससे पूछता है कि उसने ये कहाँ सुना। साइमन ये नहीं बता सकता कि उसने ये चांसलर की बेटी से सुना था। प्रोफेसर उन्हें फिर से बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि वे 10 मिनट में निकलने वाले हैं। इस बीच साइमन को ऐसा लगता है कि ये सब बस शुरुआत है। लंच के बाद प्रोफेसर होंगपांग ने सभी स्टूडेंट से पूछा कि क्या उन्होंने वो कलाई बैंड पहना है जो उन्होंने दिया था। वो उन सभी को अपने डार्कनेस को कलाई बैंड में फ्लोट करने का इंस्ट्रक्शन देती हैं। जैसे ही स्टूडेंट डार्कनेस को छोड़ते हैं, वे अपने ऊपर एक भारी वजन महसूस करना शुरू कर देते हैं। कलाई बैंड पर एक एग्जॉस्ट कर्स लगा हुआ है। स्टूडेंट्स को एग्जिट कर्स के साथ पहाड़ की चोटी तक जाना होगा जो उन्हें नीचे खींच रहा है। स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या यह कानूनी भी है। वे सभी थके हुए और पस्त दिख रहे हैं। जैसे ही प्रोफेसर उन्हें शुरू करने का सिग्नल देती हैं, वे सभी पहाड़ी की चोटी तक दौड़ना शुरू कर देते हैं। साइमन गहरी सांस लेना शुरू कर देता है। उसका सिर घूम रहा है और हर कदम उठाना मुश्किल है, लेकिन वो इस बार तैयारी की क्लासेस को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से स्टैमिना और विल पावर का मामला है। वो जानता है कि अगर वो अदर स्टूडेंट से आगे निकलना चाहता है तो उसे सबसे ऊपर आना होगा। मेरा दोस्त हेक्टर भी उसके साथ ऊपर चढ़ रहा है। उसने अपनी खुद की टेक्निक्स का यूज करके कर्स को कम कर दिया है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि साइमन अभी भी बिना किसी चाल का यूज किए साथ चल रहा है। वह इस बार उसे सच में कुचलना चाहता है। प्रोफेसर होंगपांग पहाड़ी की चोटी पर खड़ी हैं, क्योंकि दोनों स्टूडेंट वहां सबसे पहले पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके आश्चर्य के लिए उनमें से कोई भी पहला स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि टॉप ग्रेड की लड़की मीना बिना पसीना बहाए फिनिशिंग पॉइंट तक चली जाती है। प्रोफेसर उसे बधाई देती हैं और पूछती हैं कि वो इतनी आसानी से फिनिशिंग पॉइंट तक कैसे पहुंच गई। मीना बताती है कि उसने कर्स को खत्म करने के लिए एक रेजिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किया। मेरा दोस्त साइमन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता था कि वे खुद कर्स को हटा सकते हैं। टीए प्रोफेसर को बताता है कि एक स्टूडेंट घायल हो गया है और वो उनकी मदद करने के लिए भाग जाती हैं। हेक्टर तुरंत कर्स को हटा देता है और नॉर्मली चलना शुरू कर देता है। वो मीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने मैजिकल बैटल की क्लास में कर्स क्यों हटाया। वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे ये कहकर और भड़काता है कि वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो एक प्रिंसेस की तरह ओवरी के टावर में बंद थी। वो उसे ठंडी नजर से घूरती है और पूछती है कि क्या वो लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहा है। हेक्टर उसे बताता है कि प्रोटेक्शन पीरियड में उन्हें ग्रेड भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने जीतने के लिए इस तरह की एक सस्ती चाल चली। जैसे ही वे दोनों बहस करते रहते हैं, साइमन फिनिशिंग लाइन पर पहुंचता है और 3rd प्लेस पाता है। वो अपनी सांस लेने के लिए पेड़ के पास बैठ जाता है। कुछ समय बाद उसका दोस्त भी वहां पहुंच जाता है और वो भी बहुत थका हुआ होता है। वो साइमन से कहता है कि अगर उन्हें वापस जाने के लिए फिर से हिप्पो पर सवारी करनी पड़ी तो वो मर जाएगा। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा होने के लिए बुलाती हैं और उन्हें बताती हैं कि उन्होंने उनके लिए एक मैजिक सर्कल की अरेंजमेंट की है जो उन्हें टेलीपोर्ट करके वापस ले जाएगा। सभी स्टूडेंट 2-2 के ग्रुप में वापस टेलीपोर्ट होने लगते हैं। जब साइमन की बारी आती है तो वो एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये जगह उसे कुछ हद तक अपने होम टाउन जैसी लगती है। जल्द ही दरवाजा खुलता है और प्रोफेसर होंगपंग अंदर आती हैं। वो साइमन को डराने के लिए माफी मांगती हैं और उसे बैठने के लिए कहती हैं। वो उसे समझाती हैं कि मैजिक सर्कल को किसी ने बदल दिया था। जब उन्होंने इसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि इसमें एक ऐसा फॉर्मूला था जो केवल किसी खास व्यक्ति के अंदर की डार्कनेस पर ही रिएक्ट करता। दूसरे शब्दों में, यह खास तौर पर साइमन के लिए बनाया गया था। एक बार जब वो फॉर्मूला एक्टिव हो जाता तो वो उसे एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देता। वो उससे पूछती हैं कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो उसके साथ ऐसा कर सकता है। साइमन उन्हें बताता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। प्रोफेसर बताती हैं कि स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना उनकी ड्यूटी है, इसलिए वो उसे उसके घर ले आईं। इसके अलावा वो उससे अकेले में भी बात करना चाहती थीं। वो उससे कहती हैं कि ड्यूरेशन प्रोटेक्शन के दौरान एक स्टूडेंट से बात करना किसिन के रूल्स के खिलाफ है, लेकिन कुछ प्रोफेसरों ने पहले ही ये नियम तोड़ दिया है।
वो सीधे उससे पूछती हैं कि क्या वो मैजिकल कॉम्बैट में मेजर करना चाहता है। अगर वो हाँ कर देता है तो वो उसे अपनी डिसिप्लिन के रूप में अपना लेंगी और वो सीधे उनसे सीख पाएगा। एक डिसिप्लिन का परफॉर्मेंस सीधे प्रोफेसर के परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है और वे प्रति ग्रेड केवल 3 डिसिप्लिन ही ले सकते हैं। साइमन अभी भी सदमे में है क्योंकि वो इस प्रस्ताव के बारे में सोच रहा है। वो नीचे देखता है और उनसे कहता है कि उसने क्लास के दौरान उन्हें ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। इसके अलावा वो अदर 2 स्टूडेंट्स के कंपेयर में पहाड़ी पर तेजी से भी नहीं चढ़ पाया। साइमन जानना चाहता है कि वो उसे इतनी इंपॉर्टेंट जगह क्यों दे रही हैं जबकि वो ज्यादा ब्रिलियंट नहीं दिखता। प्रोफेसर होंगपंग मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि प्रोफेसर वास्तव में स्टूडेंट्स की रैंकिंग की परवाह नहीं करते। वे केवल टैलेंट की तलाश में हैं। जिस तरह से उसने अपनी पहली कोशिश में ही अपनी डार्कनेस का इस्तेमाल अपनी छलांग के दौरान किया वो इंप्रेसिव था। उसने पहाड़ी पर भी फुल स्टैमिना और पेशेंस का यूज करके चढ़ाई की। अदर स्टूडेंट्स की तरह जिसने कर्स को उठाया था वो शायद ये सोचे कि उसने आज ज्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने वो देख लिया है जो वो देखना चाहती थी। प्रोफेसर का मानना है कि अगर वो मैजिक वॉर में मेजर करने का विकल्प चुनता है तो उसका टैलेंट वास्तव में खिल सकता है। सही ट्रेनिंग के साथ वो कुछ सालों में उन्हें भी हरा सकता है। साइमन कुछ देर सोचता है और हम्बली उनके प्रपोजल को डिक्लाइन कर देता है। वो उनसे कहता है कि उसके पास एक और एरिया है जिसे वो अभी तलाशना चाहता है। प्रोफेसर ऑनेस्टी के लिए उसका धन्यवाद करती हैं, लेकिन बताती हैं कि वो उसे पूरी तरह से नहीं जाने देंगी क्योंकि उसके पास अभी भी अपना मेजर तय करने के लिए 1 साल बचा है। वह उसका मन बदलने की पूरी कोशिश करेंगी। साइमन उनसे पूछता है कि वो उसके लिए इतनी दूर जाने को क्यों तैयार हैं। प्रोफेसर होंगपंग बताती हैं कि उन्हें बस यह जानने की जिज्ञासा है कि वो कितना आगे बढ़ सकता है। वो उससे कहती हैं कि अगर उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वो उनके पास आ सकता है, भले ही वो उनका डिसिप्लिन न बनना चाहे। फिर वो उसके लिए एक अलग मैजिक सर्कल बनाती हैं और उसे ये सब अभी के लिए एक सीक्रेट रखने के लिए कहती हैं। साइमन मुस्कुराता है और प्रोफेसर को अलविदा कहता है। उसके जाने के बाद टीए कमरे में आता है और प्रोफेसर से मीटिंग के बारे में पूछता है। वो उसे बताती हैं कि उसने मना कर दिया। इससे वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और उनसे पूछता है कि वो हेक्टर को प्रपोजल क्यों नहीं देती जो ज्यादा ब्रिलियंट लगता है। प्रोफेसर होंगपंग उसे बीच में ही रोक देती हैं और कहती हैं कि साइमन एक जीनियस है। उन्होंने इस अकादमी में बहुत सारे जीनियस देखे हैं, लेकिन उन्होंने उसके जैसा कभी नहीं देखा। साइमन के कमरे में घुसते ही हेवर्ड उससे पूछता है कि उसे इतनी देर क्यों हो गई। वो बस उसे बताता है कि उसके टेलीपोर्टेशन मैजिक में कुछ गड़बड़ थी। हेवर्ड की आंखों में चमक आ जाती है और वो बताता है कि जब वो मैजिक सर्कल पर कदम रखा था तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाला हुआ। शुरू में उसे लगा जैसे उसका बॉडी इंटरसेप्शन हो गया था, लेकिन जब वो आखिरकार खुद को संभाल पाया तो उसने पाया कि वो एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। पता चला कि वो प्रोफेसर बेहिल के ऑफिस के अंदर था। साइमन को इसमें दिलचस्पी होने लगती है और वो पूछता है कि क्या हुआ। हेवर्ड बताता है कि प्रोफेसर बेहिल ने उसे अपना ऑफिस साफ करवाया और वो फ्री लेबर का शिकार बन गया। उसे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर बेजिल उसे परखने की कोशिश कर रहे हैं और उसे अपना सीधा डिसिप्लिन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही वो सीधे डिसिप्लिन बनने के बारे में एक्साइटेड होकर बड़बड़ाता रहता है, उसे हेक्टर मिलता है जो सोचता है कि वो बाकी सभी से बेहतर है। वो उससे पूछता है कि उसके जैसा एक नॉर्मल पर्सन प्रोफेसर बेहिल का सीधा डिसिप्लिन बनने का सपना कैसे देख सकता है। हेवर्ड खींच भरी नजर से उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो इसलिए जल रहा है कि प्रोफेसर ने उसे नहीं चुना। बहस बढ़ने लगती है और हेवर्ड बताता है कि उसने उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश की क्योंकि वो सोचता था कि वो नहीं जानती कि दुनिया कैसे काम करती है। वो उसे बताता है कि वही है जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। ये बात हमारे लड़के हेक्टर को थोड़ा मुश्किल लगती है और वो एक कर्स से हेवर्ड का गला घोटना शुरू कर देता है। वह उसे जमीन से उठाकर दीवार से टकरा देता है। जैसे ही वो उसे मारने की धमकी देता है, हेवर्ड बस मुस्कुराता है और उससे और जोर लगाने के लिए कहता है। हेक्टर के दोस्तों में से एक उसे बताने की कोशिश करता है कि वो हद पार कर रहा है, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। वो बस उसे धक्का देता है और लड़ता रहता है। उसी समय साइमन अपने दोस्त को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है। यही हेवर्ड शुरू से चाहता था। वो एक ब्लैक फ्लेम बनाता है और उससे असली में लड़ने की तैयारी करता है। अचानक एक साबुन का टुकड़ा उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है और मुश्किल से चूक जाता है। किंजुन अंदर आता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है, नहीं तो वो उनकी गर्दन तोड़ देगा। हेक्टर उससे बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्तों में से एक उसे बताता है कि यही वो लड़का है जिसे दूसरे स्टूडेंट्स को पीटने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। यह सुनकर वो लड़ाई बंद करने का फैसला करता है। वहां से जाने से पहले वो साइमन और उसके दोस्त की तरफ मुड़ता है और उन दोनों को चेतावनी देता है कि वे दोबारा ऐसा कुछ न करें। साइमन किंजुन का धन्यवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और चला जाता है। इससे उसे लगता है कि वो वास्तव में एक बुरा इंसान नहीं है। बाद में वे दोनों वीकेंड के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हैं।
साइमन कहता है कि उसकी कोई खास योजना नहीं है, जिससे हेवर्ड चिढ़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आप अपने वीकेंड कैसे बिताते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताता है कि उसका वीकेंड का प्रोग्राम उन कामों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो वो वीक के दिनों में करता है। वो रोचेस्टर जाना चाहता है जो एक पास का शहर है और अपना बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहा है। हालांकि काइसन स्टूडेंट्स के रहने के खर्च का पेमेंट करता है, लेकिन जब वे हाई ग्रेड में चले जाते हैं तो ये उनके लिए काफी नहीं होता। वे एक एकेडमिक स्कॉलरशिप का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन हेवर्ड को नहीं लगता कि वो उसके लिए ग्रेड ला पाएगा। वो एक बिजनेसमैन के रूप में अपनी एक्सपर्टाइज का यूज करके एक्सेस मनी कमाने जा रहा है। वे की द्वारा दिए गए रहने के खर्च पर जीवित रहने की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए हाई ग्रेड के स्टूडेंट्स के पास पैसे कमाने के अपने तरीके होते हैं। साइमन के लिए ये और भी मुश्किल होगा क्योंकि वो सिनोलॉजी में एक्सपर्टाइज हासिल करना चाहता है और इसमें बहुत पैसा लगता है। साइमन ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी कुशल होना पड़ेगा। हेवर्ड उससे कहता है कि वो बाजार में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए उसका इंतजार करे और वो उसके लिए भी एक जॉब का इंतजाम कर पाएगा। हमारे लड़के को नहीं लगता कि ये सही है, इसलिए वो उसे बताता है कि वो खुद पैसे कमाने के बारे में सोचेगा। हेवर्ड के जाने से पहले साइमन उससे कहता है कि बहुत देर हो गई है और पूछता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो क्या करेगा। वो बस उसे बताता है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा और चला जाता है। साइमन बहुत ज्यादा पसीना बहाता है क्योंकि वो किंजुन का धन्यवाद करना चाहता था कि उसने आज क्या किया। हालांकि चूंकि वो अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए वो मिठाइयां खुद ही खाने लगता है। जब वो खाने में व्यस्त होता है तो उसे खिड़की से कोई देखता हुआ महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि नेप्टिस चमकती हुई आंखों से मिठाइयों को देख रही है। वो खिड़की खोलता है और उससे पूछता है कि वो यहां कैसे पहुंची, क्योंकि उसका कमरा 4th फ्लोर पर है। वो बिना जवाब दिए अंदर आती है और मिठाइयां खाना शुरू कर देती है। जब वे दोनों साथ बैठते हैं तो वो उससे अकादमी में उसके फर्स्ट वीक के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उसने इसका बहुत आनंद लिया और अब उसे एहसास हुआ है कि वो जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा स्कूल के लिए सूटेबल है। नेप्टिस मुस्कुराती है और उसे बताती है कि उसने सोचा था कि उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि उसने प्रिपरेटरी क्लासेज नहीं ली थीं। उसे देखकर उसे उसके फादर की याद आती है। वो बताती है कि उसके फादर भी एक समय इस स्कूल के स्टूडेंट थे। उसके विपरीत उसके फादर पूरी तरह से शरारती थे। इसके ऊपर वो काफी क्लेवर और टैलेंटेड भी थे, इसलिए वो प्रोफेसरों का मजाक उड़ाने के लिए मुसीबत में पड़ जाते थे। साइमन अपने फादर के बारे में जो कुछ भी सुनता है उस पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिमाग में उनकी एक बिल्कुल अलग छवि है। वो उससे पूछता है कि क्या उसके फादर ने ग्रेजुएट किया, लेकिन वो उसे बताती है कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्हें लगता था कि स्कूल उनके लिए बहुत छोटा है। वो भी उस समय जवान थी, इसलिए वो उन्हें अच्छे से संभाल नहीं पाती थी। वो अचानक एक्साइटेड हो जाती है और उसे बताती है कि उसके फादर ने पूरे आइलैंड को उलट पुलट कर दिया था। अगर वो थोड़ा और ध्यान से देखे तो उसे अपने फादर के कुछ निशान मिल सकते हैं। उससे बात करने के बाद वो उसे बताती है कि उसकी शाम की दिनचर्या शुरू होने वाली है, इसलिए वो जा रही है। इससे पहले कि वो फिर से खिड़की से कूद कर जाती है, वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स कहती है और उस पर एक कागज का टुकड़ा फेंकती है। उसे लगता है कि उसने उसे गलती से गिरा दिया होगा, लेकिन आखिरकार उसे एहसास होता है कि ये उसके लिए है। वो कागज को खोलता है और उसमें कुछ ऐसा पाता है जो एक ट्रेजर के मैप जैसा दिखता है। डेस्टिनेशन को एक स्कल के साइन से मार्क किया गया है और यह जंगल में गहरे में स्थित है। अगले दिन वो जंगल के बीच में खड़ा होकर यह सोच रहा है कि क्या उसे अभी वापस लौट जाना चाहिए जब उसके पास मौका है। वो खुद को याद दिलाता है कि उसे रात भर रहने की परमिशन मिली थी और ये सोचकर कि अब जाना समय की बर्बादी होगी, वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे मॉन्स्टर के देखे जाने के बारे में एक चेतावनी का सिग्नल दिखाई देता है। उसके होमटाउन में भी मॉन्स्टर है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस जंगल में किस तरह के मॉन्स्टर रहते हैं। चारों ओर देखते हुए वो कन्फर्मेशन करता है कि वो सही रास्ते पर है। चलते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि क्या ये कुछ बड़ा है। इससे पहले कि वो इसका पता लगा पाता, अचानक एक मॉन्स्टर रिवील्ड होता है। ये तुरंत उस पर छलांग लगाता है और साइमन मुश्किल से अपनी चाकू निकालकर उसके हमले को रोक पाता है। मॉन्स्टर फास्ट है, जिससे उसे डार्कनेस में पहचानना मुश्किल हो रहा है। जब साइमन को आखिरकार उसका साफ दृश्य मिलता है तो उसे एहसास होता है कि ये एक वेयरवॉल्फ है और उसके आकार को देखकर लगता है कि ये एक यंग वेयरवॉल्फ है। अगर वो की आने से पहले ऐसे किसी जीव को देखता तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के भाग जाता। बिना समय बर्बाद किए साइमन अपने पास रखी बॉन्स का यूज करके 2 स्केलेटन बुलाता है और दोनों को एक चाकू थमा देता है। अपने स्केलेटन के बगल में खड़ा होकर उसे विश्वास है कि उसे अब भागने की जरूरत नहीं है। वेयरवॉल्फ गुर्राता है और फिर से उस पर हमला करता है। साइमन स्केलेटन को हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन मॉन्स्टर जल्दी रिएक्ट करता है, एक स्केलेटन को टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे ही स्केलेटन बिखरता है, साइमन को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस होता है।
इस बीच बचा हुआ स्केलेटन वेयरवॉल्फ को चाकू मारने में कामयाब हो जाता है। साइमन जल्दी से टूटे हुए स्केलेटन को रिस्टोर करता है और उसे फिर से हमला करने के लिए भेजता है। जब वेयरवॉल्फ स्केलेटन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा होता है तो साइमन को एक मौका मिलता है और वो अपनी स्वॉर्ड सीधे उसमें में घुसा देता है। वो अपनी सांस लेता है, ये महसूस करते हुए कि एकेडमी में आने के बाद ये उसकी फर्स्ट रियल फाइट है। अपने होम टाउन में वो इस तरह के एक मॉन्स्टर से भाग गया होता, लेकिन कीन में सिर्फ 3 दिन बिताने के बाद उसने पहले ही लड़ना सीख लिया है। साइमन सोचता है कि क्या वो इस अकादमी में 3 साल जीवित रह पाएगा। इस विचार को किनारे करके वो जल्दी से सफाई करने का फैसला करता है ताकि खून की गंध अदर मॉन्स्टर को अट्रैक्टेड न करे। वो देखता है कि उसके स्केलेटन में से एक बुरी तरह से डैमेज हो गया है और ठीक से काम नहीं कर सकता। केवल एक स्केलेटन के साथ वो जानता है कि वो एक और लड़ाई का जोखिम नहीं उठा सकता। सावधानी से चलते हुए वो जंगल में रास्ता बनाता है और आखिरकार अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। उसे आश्चर्य होता है, ये इलाका बंजर है, यहां तक कि घास भी नहीं उगती। इसका मतलब है कि जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ है। फॉर्चुनेटली साइमन एक फावड़ा लेकर आया था। वो खोदना शुरू करता है और आखिरकार एक स्ट्रेज इक्विपमेंट निकालता है जो इतना बड़ा है कि वो अपनी मुट्ठी उसके अंदर फिट कर सकता है। वो सोचता है कि क्या ये डार्कनेस पर रिएक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अपने प्रिंसिपल का टेस्ट करते हुए वो इक्विपमेंट को सक्रिय करता है और वो चमकने लगता है। कुछ ही पलों बाद उसके पैरों के नीचे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। साइमन अपने स्केलेटन के साथ सावधानी से नीचे उतरता है। नीचे उसे एक रोमांस मिलता है जिसके सामने एक स्कल रखी है। साइमन को एहसास होता है कि यहां मौजूद बहुत सारे रूनिक इंक्रिप्शन को देखते हुए पूरी बिल्डिंग एक बड़े कंबाइंड मैजिकल डिवाइसेस के रूप में काम करनी चाहिए। पास का स्केलेटन एक आवाज करता है और साइमन पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला है। वह स्कल के सामने एक हाथ का निशान देखता है। स्कल को उठाते हुए साइमन अपनी लिमिटेड अनडेड क्रिएचर के नॉलेज का यूज करके ये अनुमान लगाता है कि ये स्केलेटन एंशिएंट और बेहद डेंजर है। वह सोचता है कि ऐसी चीज यहां क्या कर रही है। अचानक स्केलेटन के अदर पार्ट्स हिलना शुरू कर देते हैं। साइमन एक हड्डी उठाता है और महसूस करता है कि ये 1 नंबर 2 की हड्डी है। सावधानी से वो स्केलेटन को एक साथ जोड़ना शुरू करता है, हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि जागने पर यह कैसी रिएक्शन देगा। एक वास्तविक जोखिम है कि ये उस पर हमला कर सकता है, लेकिन साइमन को ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस होता है। डिटर्मिनेशन के साथ वो कहता है कि अब अननोन का सामना करने का समय है। अपना हाथ के निशान पर रखकर साइमन अपनी डार्क एनर्जी को फ्लो करता है और स्केलेटन हिलना शुरू कर देता है। अब उसका एकमात्र ऑप्शन उसके शरीर को पूरी तरह से फिर से जोड़ना है। कई घंटों के बाद साइमन लगभग पूरा कर चुका होता है। उसे राहत मिलती है कि सिनोलॉजी के हाल के चैप्टर ने उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है। इसके बिना एक ही रात में स्केलेटन को इकट्ठा करना इम्पॉसिबल होता। हालांकि वो पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन स्केलेटन की स्ट्रक्चर ह्यूमन जैसी लगती है। हालांकि इसकी 2 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई इस प्रोसेस को चैलेंजिंग बनाती है। एक बार इकट्ठा होने के बाद स्केलेटन का साइज और टेरेबल अपीयरेंस साइमन को अपने अगले कदम के बारे में अनसर्टेन छोड़ देती है। अचानक स्कल अपनी जगह पर फिट हो जाती है और पूरी बिल्डिंग हिलना शुरू कर देती है। कमरे में एक गहरी खतरनाक हंसी गूंजती है। चमकते हुए रनों से ढका हुआ स्केलेटन जीवित हो जाता है और पूछता है कि उसकी नींद किसने खराब की। अब एक ब्लैक फ्लोट हुई शेप जैसा दिख रहा है। वो साइमन को देखता है और उसका नाम पूछता है। घबराया हुआ साइमन हकलाता है कि उसका नाम साइमन वेलेंटिया है। ये सुनकर स्केलेटन एक डरावनी चीख निकालता है और पूछता है कि क्या साइमन वास्तव में रिचर्ड का वंशज है। साइमन अभी भी चौंक गया है, जवाब देता है कि वो रिचर्ड का बेटा है। स्केलेटन कहता है कि साइमन की डार्क एनर्जी फैमिलियर लगती है और कंफर्मेशन करता है कि केवल रिचर्ड की वंशावली ही उसे जगा सकती थी। साइमन फिर स्केलेटन से उसकी पहचान पूछता है। अपनी स्वॉर्ड खींचते हुए स्केलेटन अपना परिचय फियर के रूप में देता है, जो एक ग्रेट बटालियन का लॉर्ड था जिसने एक बार रिचर्ड के साथ कॉन्टिनेंट पर शासन किया था। जब फियर पूछता है कि साइमन उसे कैसे मिला, तो साइमन कागज का एक टुकड़ा निकालता है और बताता है कि नेप्टिस ने उसे यहां भेजा था। सच्चाई को महसूस करते हुए फियर अपनी स्वॉर्ड नीचे कर लेता है और एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल रखता है। एग्रीमेंट करने पर साइमन को बटालियन की कमान मिल जाएगी, जो सभी ओपोनेंट्स को कुचलने में सक्षम है। हालांकि यह रास्ता ब्लड और डिस्ट्रक्शन का है, जो उसके भाग्य से बंधा है। फियर साइमन से फिर पूछता है कि क्या वो बटालियन का लीडरशिप करने के लिए तैयार है। जवाब देने से पहले साइमन हिचकिचाता है, अपनी शंकाएं जाहिर करता है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो बटालियन की शक्ति या उसके इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से नहीं समझता, क्योंकि ये पहली बार है जब वो इसके बारे में सुन रहा है। साइमन केयरफुली पूछताछ से इंप्रेस होकर फियर उसे आश्वासन देता है कि बटालियन की ताकत बेजोड़ है। अगर पूरी तरह से फिर से इकट्ठा हो जाए तो ये तुरंत किसान को खत्म कर सकती है। हालांकि फियर बताता है कि उसकी हार के बाद बटालियन को बिखेर दिया गया और सील कर दिया गया था। अब जागने के बाद साइमन में अपनी आर्म्स को फिर से एकजुट करने और इनविंसिबल बनने की कैपेसिटी है।
कुछ देर सोचने के बाद साइमन समझौता करने के लिए सहमत हो जाता है। फियर उसे उठाता है और एक स्टोन के प्लेटफॉर्म पर रख देता है। स्केलेटन का रीढ़ का केज खुलता है जिसमें एक चमकता हुआ कोर दिखाई देता है। फियर साइमन को समझौता सील करने के लिए अपना हाथ कोर पर रखने का इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि अगर वो डरता है तो उसके पास अभी भी रिकॉन्सिडरेशन करने का समय है। साइमन दृढ़ता से कहता है कि अगर बटालियन उसके फादर के साथी थे तो उन्हें अपनी कमान में लेना ही सही है। ये सुनकर फियर साइमन के लीडरशिप क्वालिटीज से इंप्रेस होता है और रिचर्ड की प्रशंसा करता है कि उन्होंने ऐसे वर्दी सक्सेसर को पाला। जैसे ही समझौते की प्रोसेस शुरू होती है, फियर मुस्कुराता है और साइमन से कहता है कि मरना नहीं। ये शब्द सुनकर साइमन चिल्लाता है और फियर से पूछता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फियर दूसरे स्केलेटन की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उनका ओनर मर गया है। कुछ पलों बाद साइमन को होश आता है और वो फियर से समझौते के बारे में पूछता है। फियर उसे बताता है कि समझौता सक्सेसफुली पूरा हो गया है और उसे अपने अंदर के बदलावों को महसूस करने का इंस्ट्रक्शन देता है। साइमन अपने कोर पे कॉन्सेंट्रेट करता है और महसूस करता है कि वो बड़ा हो गया है और बहुत ज्यादा स्थिर महसूस कर रहा है। पहले डार्कनेस उसके शरीर पर हावी हो गया था, एक जोरदार शक्ति की तरह उससे चिपका हुआ था। अब ये गर्म पानी में भीगने जैसा आरामदायक महसूस होता है। फियर साइमन को बटालियन के 7 कमांडरों में से एक बनने पर बधाई देता है। साइमन भी उसे धन्यवाद देता है, लेकिन जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। फियर उसे आराम करने की सलाह देता है क्योंकि उसके शरीर में एक इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है। सिरदर्द के साथ साइमन वहीं रात बिताने का फैसला करता है। फियर उसे चेतावनी देता है कि ये बेचैनी कुछ समय तक बनी रहेगी। फिर साइमन बटालियन के बारे में पूछता है। फियर चिढ़कर अपनी आवाज उठाता है और पूछता है कि साइमन बटालियन के बारे में समझे बिना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना पाया। एक गहरी आह भरकर फियर बड़बड़ाता है कि ये पता लगाने में समय लगेगा कि साइमन वास्तव में किस तरह का ह्यूमन बीइंग है। फियर पूछता है कि साइमन को अनडेड के बारे में कितना पता है। साइमन कहता है कि उसका नॉलेज एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के नॉलेज तक ही सीमित है, बिना किसी एक्सेसिव तैयारी के। फियर समझाना शुरू करता है। अनडेड को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड करता है। पहला है बुलाए गए अनडेड। ये ब्लैक मैजिक के माध्यम से आर्टिफिशियली बनाए गए जीव हैं जो अपने बुलाने वाले के कमांड्स को फॉलो करते हैं। जब मैजिक फीका पड़ जाता है या एक निश्चित समय बीत जाता है तो ये अनडेड गायब हो जाते हैं। दूसरा टाइप है नेचुरल अनडेड, जो नेक्रोमंसर या ब्लैक मैजिक की आवश्यकता के बिना उत्पन्न होते हैं। ये वही हैं जो ज्यादातर लोग अनडेड के बारे में सोचते हैं। जीवित लोगों के प्रति एक ब्लाइंड हार्ट और एक्सेसिव एग्रेशन से इंस्पायर्ड उन्हें अक्सर मॉन्स्टर के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। फाइनल कैटेगरी बटालियन है, जो बुलाए गए और नेचुरल अनडेड के बीच कहीं स्थित है। बटालियन नेचुरल अनडेड के समान है क्योंकि वे अपने सेल्फ कोर के माध्यम से फ्रीली मौजूद हैं। हालांकि बुलाए गए अनडेड की तरह वे नेक्रोमंसर या हाई रैंकिंग वाले अनडेड के कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं। फियर बताता है कि केवल 7 बटालियन ही मौजूद हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में केवल 7 नेक्रोमंसर ही उन्हें कंट्रोल करने में सक्षम है और साइमन अब उनमें से एक है। आमतौर पर एक बुलाने वाला नेक्रोमंसर एक प्लाटून के साइज की अनडेड आर्मी को ऑर्डर दे सकता है, और जैसे जैसे उनके बुलाने के स्किल में सुधार होता है उनकी आर्मी का साइज बढ़ता जाता है। साइमन फियर से उन नेक्रोमंसरों के बारे में पूछता है जिन्होंने क्वा अकेडमी से ग्रेजुएट किया है। ये मानते हुए कि ऐसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से कई हाई लेवल नेक्रोमंसर होने चाहिए, फियर समझाता है कि जबकि ये नेक्रोमंसर एक कोर के साइज की आर्मी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो अक्सर उन्हें डिसेबल पाता है। ये इनकैपेसिटी इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि नेक्रोमंसरों के लीडरशिप में सभी अनडेड को बुलाए गए टाइप फॉर्म में क्लासिफाइड किया जाता है। फियर बताता है कि बुलाए गए अनडेड अपने बुलाने वाले के डार्कनेस का यूज करके काम करते हैं। अनडेड को बुलाना और कंट्रोल करना दोनों ही नेक्रोमंसर के डार्कनेस और मेंटल स्ट्रेंथ को खत्म कर देते हैं। जैसे जैसे अनडेड आर्मी का साइज बढ़ता है वैसे वैसे नेक्रोमंसर पर बोझ भी बढ़ता जाता है। साइमन को याद आता है कि जब उसका स्केलेटन डिस्ट्रॉय हो गया था तो उसे जो सिरदर्द हुआ था वो शायद उसके डार्कनेस का यूज करने के कारण हुआ था। बुलाए गए क्रिएचर सीधे अपने नेक्रोमंसर से जुड़े होते हैं और उन्हें कोई भी साइनिफिकेंट डिसएडवांटेज बुलाने वाले पर बोझ डालता है। हालांकि फियर बताता है कि बटालियन के अनडेड अलग तरह से काम करते हैं। वे अपनी इंडिपेंडेंट मैजिक का यूज करते हैं, जिसका मीनिंग है कि एक बटालियन में अनडेड की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। ये एक कमांडर को अपने डार्कनेस से बाधित हुए बिना एक इन्फिनिट आर्मी का लीडरशिप करने की परमिशन देता है। फिर फियर साइमन से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी नेक्रोमंसर की एक ह्यूज अनडेड आर्मी को कमान देने की कहानी सुनी है। वो समझाता है कि ऐसे नेक्रोमंसर शायद बटालियन कमांडर थे। साइमन को आखिरकार अपने नए रोल की गंभीरता का एहसास होता है। वह 7 कमांडरों में से एक है। साइमन फियर को उसके सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद देता है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कट दिया गया है तो फियर पूछता है कि क्या उन्हें अपनी फ्यूचर की योजनाओं पर चर्चा करनी चाहिए। वो पूछता है कि क्या साइमन स्कूल छोड़ने की योजना बना रहा है।
साइमन जवाब देता है कि उसका अभी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये उसके फादर की इच्छाओं के खिलाफ होगा और उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। फिर साइमन फियर से पूछता है कि उनकी सिचुएशन इतनी अनोखी क्यों है। फियर बताता है कि साइमन की बटालियन प्रेजेंट में नेक्रोमंसरों की एक पब्लिक एनिमी है। दूसरे शब्दों में वे एक डिजायर्स ग्रुप हैं, मेनली साइमन के फादर रिचर्ड द्वारा किए गए क्राइम्स के कारण। ये सुनकर साइमन को याद आता है कि उसके फादर ड्रेसडन एम्पायर के एरिया में कभी एंट्री क्यों नहीं कर सके। शायद इसी कारण से साइमन फियर से पूछता है कि उसके फादर ने क्या क्राइम किए। फियर बताता है कि रिचर्ड ने ब्लैक मैजिक की दुनिया में एक अनफॉरगिवेबल एक्शन किया था। उनका क्राइम विश्वासघात था। रिचर्ड को एक प्रीस्ट से प्यार हो गया, एक ऐसे फक्शन का मेंबर जो सदियों से नेक्रोमंसरों के साथ वॉर में था। इस स्ट्रगल के एक्सट्रीम पर रिचर्ड ने अपनी बटालियन को अपने लवर को प्रोटेक्ट करने और साथ ही नेक्रोमंसरों पर हमला करने का ऑर्डर दिया जो उसे मारना चाहते थे। एज ए रिजल्ट कई नेक्रोमंसर मारे गए और रिचर्ड की बटालियन को खत्म करने का ऑर्डर जारी किया गया। वह ऑर्डर बटालियन के डिसोल्यूशन के बाद भी लागू है। फिर साइमन पूछता है कि क्या फियर उसके फादर के प्रति हार्ड है। फियर जवाब देता है कि बटालियन में नाराजगी जैसी भावनाएं नहीं होती हैं। हालांकि अगर साइमन अपने फादर के नक्शे के दम पर चलता है तो ये उसे इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा। फियर साइमन को आश्वस्त करता है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके फॉर्मर लीडर की इच्छा थी। इसके बावजूद फियर ये बताने लगता है कि रिचर्ड कितना भयानक था। अपने प्रलाप के बीच में फियर को एहसास होता है कि वो रिचर्ड के बेटे से बात कर रहा है। जब वो ये कंक्लूजन निकालता है कि साइमन की मां वही प्रीस्ट है जिसकी रिचर्ड ने रक्षा की थी, तो उसकी समझदारी एक घबराहट में बदल जाती है। साइमन मुस्कुराता है और फियर के अनुमान की पुष्टि करता है, ये बताते हुए कि उसकी मां का नाम अन्ना फालेनतिया है। फियर सदमे में चिल्लाने लगता है, पूछता है कि साइमन ने अभी क्या कहा। फियर ये महसूस करते हुए टूट जाता है कि बटालियन का न्यू लीडर उसके पुराने दोस्त और उसके नेमेसिस दोनों का बेटा है। साइमन उसे मेल्टडाउन होते हुए अजीब तरह से देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि क्या करना है। वो फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि वो एक साथ काम करने के लिए क्यूरियस है। फियर उस पर चिल्लाता है, उसे मुस्कुराना बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपनी मां जैसा दिखता है। आखिरकार फियर खुद को संभाल लेता है, ये एक्सेप्ट करते हुए कि सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता है। वे अपनी फ्यूचर की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए वापस आते हैं। फियर साइमन को एकेडमी में नॉलेज लर्न करने और स्ट्रांग होने पर कॉन्सेंट्रेट करने की सलाह देता है। वह उसे बटालियन को सीक्रेट रखने और खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचने की चेतावनी देता है। चूंकि वो रिचर्ड का बेटा है, इसलिए यह अनिवार्य है कि एडल्ट उस पर शक करेंगे। इसके अलावा यह कहना मुश्किल है कि अगर उन्हें पता चला कि एक फ्रेशमैन एक बटालियन का लीडरशिप कर रहा था तो नेक्रोमंसर कैसे रिएक्ट करेंगे। साइमन पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि मजबूत नेक्रोमंसर उसके पीछे आ सकते हैं। फियर सिर हिलाता है, इस बात पर जोर देता है कि इसलिए साइमन को और अधिक पावरफुल बनने की जरूरत है। उसे एकेडमी में वो सारा नॉलेज अब्सॉर्ब करना होगा जो वो कर सकता है। यह सुनिश्चित करना कि बटालियन धीरे धीरे अपनी फॉर्मर ग्लोरी को वापस लाती है। उनके पास अब जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं, उनके साथ फियर एक आइडियाज प्रपोज करता है। एक स्केलेटन चूहे की ओर मुड़ते हुए फियर उसे एक लैंप लाने का ऑर्डर देता है। साइमन सीरियस होकर पूछता है कि क्या फियर उसके स्केलेटन को भी कंट्रोल कर सकता है। फियर समझाता है कि चूंकि वे एक ही डार्कनेस को साझा करते हैं, इसलिए साइमन अपने डार्कनेस के साथ बुलाए गए सभी अनडेड बटालियन से कनेक्ट है। जबकि साइमन फर्स्ट कमांडर है, फियर के पास सेकेंडरी राइट्स है। हालांकि स्केलेटन को अभी तक बटालियन में शामिल नहीं किया गया है। फियर स्केलेटन की स्कल पे अपना हाथ रखता है और उसमें डार्कनेस को चैनल करना शुरू कर देता है। स्केलेटन हवा में तैरता है, डार्कनेस में लिपटा हुआ है। जब वो उतरता है तो फियर कहता है कि अब ये बटालियन का हिस्सा है। साइमन स्केलेटन की जांच करता है, लेकिन उसे कोई इंपॉर्टेंट चेंज नहीं दिखता है। हालांकि जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे एक डार्क फ्लोर दिखाई देता है। स्केलेटन में अब एक कोर है। साइमन बताता है कि वो स्केलेटन को स्कूल नहीं ला सकता, क्योंकि ये ध्यान आकर्षित करेगा। फियर उसे कॉन्फिडेंट करता है कि सभी अनडेड को बटालियन में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई अनडेड लंबे समय तक मौजूद ना हो। खुद फियर की तरह बुलाए गए अनडेड बैटल में अधिक इफेक्टिव होते हैं। वो साइमन को स्केलेटन को बेस पर छोड़ने और स्कूल में बुलाए गए अनडेड का यूज जारी रखने की सलाह देता है, जैसा कि वो हमेशा से करता आया है। जब साइमन के अनडेड की टाइम एक्सपायर हो जाती है या वे बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तो फियर बताता है कि साइमन उन्हें वापस उसके पास ला सकता है ताकि उन्हें बटालियन में शामिल किया जा सके और उन्हें उनके बेस पर तैनात किया जा सके। फियर साइमन को स्ट्रांग होने की सलाह देता है, ये बताते हुए कि पैरानॉर्मल अनडेड को बुलाना बटालियन की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। साइमन देखता है कि स्केलेटन चूहा अब एक नेचुरल एनिमल्स की तरह बिहेवियर करता है। फियर समझाता है कि ये नेचुरल अनडेड के साथ कुछ सिम्टम्स साझा करता है, लेकिन चूंकि फियर का उस पर अधिकार है, इसलिए स्केलेटन चूहा बुलाए जाने पर तुरंत उसके पास आ जाएगा। फिर वो साइमन से पूछता है कि वो अकेडमी में कितने समय से है। साइमन जवाब देता है कि केवल 3 दिन हुए हैं।
फियर उसे इन्फॉर्म करता है कि कुछ ही दिनों में कीज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को आमतौर पर कार्य मिलने लगते हैं। वो प्रिडिक्शन करता है कि साइमन को जल्द ही अपना पहला असाइनमेंट मिलेगा। स्टूडेंट रोग आइलैंड और कॉन्टिनेंट के अदर हिस्सों में टेलीपोर्टेशन के माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो वो उसके साथ जाने की योजना बनाता है, जिससे बटालियन को पावर्ड करने और कॉन्टिनेंट में बिखरे हुए फोर्स को इकट्ठा करने का अवसर मिलेगा। साइमन इस बात से हैरान है कि फियर के बारे में कितना जानता है। फियर बताता है कि उसने एकेडमी में अपने फादर के समय के दौरान साइमन के पिता को देखकर अपना जीवन बिताया, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्होंने बटालियन का मैनेजमेंट कैसे किया। फिर फियर साइमन से पूछता है कि क्या वो अपने फादर के तरीकों के बारे में और सुनना चाहेगा। साइमन क्यूरियोसिटी से सहमत है और वे बात करना शुरू कर देते हैं। साइमन पूछता है कि समनर्स द्वारा कंट्रोल अनडेड कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली क्यों बिहेवियर करते हैं। फियर बताता है कि ये अनडेड की समनर की समझ की कमी के कारण है। अनडेड को जनरल नॉलेज से नहीं आंका जा सकता है। जो उन्हें चलाता है वो एक स्ट्रांग नेदर विल है। जब साइमन कंफ्यूज दिखता है तो फियर विस्तार से बताता है, इसे एक अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन के सिमिलर बताता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि एक समनर किसी के प्रति इंटेंस हार्ड रखता है और डेली उन्हें नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखता है, तो उनके पास के अनडेड उस इच्छा को रिफ्लेक्ट करेंगे। समनर की एब्सेंस में भी अनडेड उस हार्ड पर वर्क करेंगे, टारगेट का टायरलेस पीछा करेंगे। फियर साइमन को कॉन्फिडेंट करता है कि वो उसे इन बारीकियों के माध्यम से गाइडेंस करेगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो साइमन को अनडेड को हमले के ऑर्डर देना सिखाना शुरू कर देता है। फियर इस बात पर जोर देता है कि साइमन को अपना कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और अपनी इच्छा को मजबूत करना चाहिए, चाहे टारगेट कोई भी हो। डिस्प्ले करने के लिए फियर साइमन से उसके पीछे की दीवार को अपने दुश्मन के रूप में इमेजिन करने और उसके प्रति अपनी सारी घृणा को चैनल करने के लिए कहता है। जैसे ही साइमन दीवार को इंटेंसिटी से घूरता है, स्केलेटन चूहा अचानक उस पर कूदता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। फियर बताता है कि एक टॉप क्लास नेक्रोमेंसर ऑर्डिनरी कमांड्स देते समय भी अपनी इच्छा को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकता है। वो नेगेटिव इमोशंस का यूज करने के इंपॉर्टेंस पे जोर देता है, क्योंकि वे अनडेड के लिए सबसे पावरफुल मोटिवेटर हैं। फिर फियर साइमन को स्केलेटन को रुकने का ऑर्डर देने का इंस्ट्रक्शन देता है। साइमन कई बार कोशिश करता है, लेकिन स्केलेटन ओबी करने से इनकार करता है। निराश होकर साइमन एक बहरा कर देने वाली चीख निकालता है और स्केलेटन तुरंत जम जाता है। फियर इंप्रेस होता है, ये महसूस करते हुए कि साइमन ने अभी अभी एक एब्सोल्यूट कमांड का यूज किया है, एक ऐसी टेक्निक जो रिमार्केबल एबिलिटी को दर्शाते हैं। उसे आखिरकार एहसास होता है कि साइमन कोई साधारण लड़का नहीं है। साइमन को ऐसा लगता है कि वो एक मेस है, क्योंकि वो अपने अनडेड को ठीक से कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता है। हालांकि फियर उसे कॉन्फिडेंट करता है कि उसने अच्छा किया। वो उसे बताता है कि उसे ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ताकि वो एक ही ऑर्डर के साथ अपने अनडेड को कंट्रोल कर सके। अचानक साइमन को चक्कर आते हैं और डर बताता है कि ये स्ट्रेस और उसने अभी अभी जो एक्सपीरियंस किया है उसके झटके के कारण है। एक छोटे ब्रेक के बाद साइमन कीन वापस लौटने का फैसला करता है, क्योंकि उसे केवल एक दिन के लिए बाहर रहने की परमिशन है। फियर उसे एक छोटा कॉइन साइज का डिवाइस देता है और साइमन को बताता है कि वो किसी भी समय उससे कांटेक्ट करने के लिए इसका यूज कर सकता है। साइमन फियर को थैंक्स कहता है और अगले वीकेंड आने का वादा करता है, और केजान वापस आने पर डिवाइस को एक बेच के फॉर्म में पहनता है। फियर केजिन में वापस आने के लिए एक्सट्रीमली एक्साइटेड है। वो ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि प्रोटेक्शन पीरियड समाप्त होने के बाद स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा। जब साइमन उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है, तो फियर उसे अपकमिंग हेलिश एग्जाम के बारे में चिढ़ाता है। पिछली रात हावर्ड हमारे लड़के को सभी लेक्चर्स के बारे में ब्रीफ करना शुरू करता है। सोमवार की सुबह और दोपहर की क्लासेज प्राइमरी ब्लैक मैजिक पर हैं, जिसमें नोटोरियस ग्रुप असाइनमेंट शामिल है। हेवर्ड बताता है कि ग्रुप सेटअप पूरे सेमेस्टर तक चलता है, इसलिए सही मेंबर्स को चुनना सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में 4 लोग होते हैं और यह सबसे अच्छा है अगर प्रत्येक मेंबर अलग अलग सब्जेक्ट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है। हेवर्ड बताता है कि वो अदर सब्जेक्ट में एवरेज है, लेकिन डार्कनेस डायनामिक में अच्छा है, जबकि साइमन समनोलॉजी में बेहतर है, इसलिए वे पहले से ही एक अच्छी टीम बनाते हैं। वह उसे 9 सब्जेक्ट की एक डिटेल्ड रिव्यू देता है। पहले ग्रेड में उन्हें जिन सब्जेक्ट का स्टडी करना है उनमें कैट्रोलॉजी, डार्कनेस, डायनेमिक्स, सिनोलॉजी, स्पिरिटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, मैजिकल कॉम्बैट, डिफेंस अगेंस्ट होलीनेस और एलिमेंट्री ब्लैक मैजिक शामिल हैं। कैट्रोलॉजी, सिनोलॉजी और डार्कनेस डायनेमिक्स फाइनल ग्रेड में सबसे अधिक भार रखते हैं, जिससे वे नेक्रोमांसरों के 3 मेन स्टडीज बन जाते हैं। वे पहले से ही इनमें से 2 सब्जेक्ट में अच्छे हैं, इसलिए हार्वर्ड कैट्रोलॉजी में अच्छे किसी को खोजने का सुझाव देता है। जब साइमन उससे फाइनल ग्रुप मेंबर के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि स्पिरोलॉजी, हिमेटोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, मैजिकल कॉम्बैट अगर ऑक्सीजन सब्जेक्ट हैं जिन्हें मेजर्स नहीं किया जा सकता है, इसलिए वे उन्हें छोड़ देना बेहतर है। मैजिकल कॉम्बैट में रुचि रखने वाले अधिकांश बच्चे केवल उस सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड हैं, इसलिए उनके अदर सब्जेक्ट में खराब ग्रेड होंगे। उन्हें अपने ग्रुप में उन स्टूडेंट्स की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी ओर जो बच्चे कैट्रोलॉजी में मेजर करना चाहते हैं वे आमतौर पर डिफेंस अगेंस्ट द होलीनेस में अच्छे होते हैं। इसी तरह हिमेटोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी के साथ काफी समानताएं हैं। भाई बस इस समय बातें कर रहा है। इन सब को अटेंशन में रखते हुए हार्वर्ड ने उन स्टूडेंट्स की एक सूची तैयार की है जिन्हें उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने का टारगेट रखना चाहिए। अगर वे अपनी पहली पसंद को कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो वे दूसरे स्टूडेंट पर चले जाते हैं। चूंकि उनके ग्रुप में स्पेसिफिक एडमिशन नंबर 1 स्टूडेंट है, इसलिए दूसरों को रिक्रूट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये सारी बात साइमन को थोड़ा अधिक प्रेरित करती है। एग्जाम के दिन हमारे लड़के का रिएक्शन बिल्कुल ही उल्टा होता है।